वेरी गुड आफ्टरनून टू वन एंड ऑल प्रेजेंट है। कैसे हो आप लोग? होप करता हूँ सारे लोग अच्छे होंगे। फर्स्ट पार्ट में हमने टॉप 10 क्वेश्चंस फर्स्ट से लेकर 10 क्वेश्चन कंप्लीट किया। इस सेशन में 11 ऑनवर्ड हम क्वेश्चंस को कंप्लीट करेंगे टॉट लॉ ऑफ टॉट एंड कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट के रिगार्डिंग। क्वेश्चन नंबर 11 बताता है फ्रॉड डिसाइड क्या होता है, ठीक है। एंड एसेंशियल्स बताने हैं आपको डिसाइड का, अगर आपको टॉट प्रूव करना है तो। सबसे पहले बात करते हैं डिसाइड होता है क्या। डिसाइड मतलब होता है आपने किसी का धोखाधड़ी की, छल कपट किया, इसे कहते हैं डिसाइड। फ्रॉड मतलब होता है सेक्शन, पहले तो फ्रॉड कहाँ पे डिफाइन है, सेक्शन 25 ऑफ द आईपीसी में भी डिफाइंड है, एंड सेक्शन नंबर 17 ऑफ द इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1872 में भी फ्रॉड को डिफाइन किया गया है, ठीक है। तो यहाँ पे हम सेक्शन के अकॉर्डिंग में डेफिनेशन यहाँ पे लिख सकते हैं, एग्जाम में क्वेश्चन आएगा तो, ठीक है। और साथ में कोई जनरल डेफिनेशन है तो उसको भी लिख सकते हैं। फ्रॉड या फिर डिसाइड का मतलब यहाँ पे लिखा हुआ है कि इंटेंशनली मिसलीड करना सामने वाले पर्सन को फॉल्स स्टेटमेंट देके या फिर मिस रिप्रेजेंट फैक्ट को मिस रिप्रेजेंट करना, कुछ कोई ऐसी स्कीम बताना, भाई 21 दिन में पैसा डबल, ठीक है। आप मिस रिप्रेजेंट करिए, फॉल्स स्टेटमेंट देके ये मोदी जी ने ऐसा कहा है, ये कार्ड बनवा लीजिए, आपको इतना पैसा मिलने वाला है, ठीक है। तो इसके थ्रू आप क्या कर रहे हो, आप इंटेंशनली कर रहे हो। यहाँ पे ये जो टर्म है इंटेंशनली, आपका इंटेंशन है सामने वाले को लॉस हो जाए और आपको गेन हो जाए, प्रॉफिट हो जाए, ठीक है। कॉजिंग हार्म और लॉस, ठीक है। असेंशियल क्या है, अगर डिसाइड प्रूव करना है कि सामने वाले पर्सन ने आपके साथ धोखाधड़ी की है, आपको नुकसान पहुंचाया है, तो उसके लिए क्या क्या असेंशियल होना चाहिए, फिर क्या क्या इंग्रेडिएंट है डिसाइड प्रूव करने के लिए टॉट में, ठीक है। सबसे पहले तो फॉल्स रिप्रेजेंटेशन, सामने वाले पार्टी ने आपको फॉल्सफुली रिप्रेजेंट किया, ठीक है, कि ऐसा हो जाएगा, आप ये एक काम कीजिए, ये ब्रश ये मंजन यूज़ कीजिए, इससे आपके दांत जो हैं बहुत ज़्यादा सफ़ेद हो जाएंगे। आपने उसको मिसलीड किया, फॉल्स रिप्रेजेंट शो किया, ठीक है। आप इस स्कीम में पैसा लगाइए, आपके पैसे डबल हो जाएंगे 15 दिन में, 20 दिन में। तो ये आपने क्या किया, फॉल्स रिप्रेजेंटेशन किया, ठीक है। तो फॉल्स डिसाइड के एसेंशियल्स क्या क्या, सबसे फर्स्ट है फॉल्स रिप्रेजेंटेशन करना, मतलब डेलिबरेट लाई, झूठ बोलना, ठीक है, या फिर मिस स्टेटमेंट करना, स्टेटमेंट जो कि मिस है मतलब गलत स्टेटमेंट देना बाय द डिफेंडेंट, एंड स्टेटमेंट मस्ट बी अबाउट द फैक्ट नॉट एन ओपिनियन, ठीक है। स्टेटमेंट अबाउट द फैक्ट के बारे में होना चाहिए, ओपिनियन नहीं होना चाहिए। एग्जाम्पल, एक कार डीलर है, उसने कहा कि एक कार डीलर है, वो कार बेच रहा था, उसने कहा कि ये जो व्हीकल है ये कभी एक्सीडेंट नहीं हुआ इससे किसी का, ठीक है, बिल्कुल नया है, आप इसको खरीद सकते हैं। बट एक्चुअल में वो कार डीलर फॉल्स रिप्रेजेंटेशन कर रहा था। सेकंड, नॉलेज ऑफ द फॉल्सिटी, द डिफेंडेंट को नॉलेज है, डिफेंडेंट को नॉलेज है, जो आपके साथ फॉल्स कर रहा है उसको नॉलेज है कि हाँ मैं फॉल्स कर रहा हूँ, मतलब इंटेंशन है वहाँ पर, ठीक है। उसको नहीं पता, सपोज मेरे को, मैं किसी कंपनी में ज्वाइन हुआ, उस कंपनी ने बोला कि आपको ये करना है, ये प्रोडक्ट बेचना है, ये बहुत ही अच्छा प्रोडक्ट है, आपको ये प्रोडक्ट बेचना है, एज सेल्समैन में उस कंपनी में ज्वाइन हुआ, ठीक है। बट मुझे नहीं पता था ये कंपनी फ्रॉड कर रही है, ये क्या कर रही है, प्रोडक्ट बेच तो रही है बट प्रोडक्ट ओरिजिनल नहीं है, इनका लोकल प्रोडक्ट है, और बस इनका काम क्या, प्रॉफिट मोटिव, प्रॉफिट कमाना और लोगों को झूठ बोल के प्रोडक्ट बेचना और उनका नुकसान करना, ठीक है। तो मेरे को नहीं पता था ये, ऑब्वियस बात है, मुझे कैसे पता होगा, ठीक है। बट अगर मैं फॉल्स कर रहा हूँ तो मुझे नॉलेज होनी चाहिए उस चीज़ की, पहले इंटेंशन नहीं था मेरा ना फ्रॉड करने का। मैं गया किसी के पास कि भाई ये प्रोडक्ट ले लो, बहुत अच्छा प्रोडक्ट है, उसने वो प्रोडक्ट लिया, यूज़ किया, बट उसको रिजल्ट नहीं मिला, तो एक तरीके से वो उसने क्या किया, मैंने गलत किया उसके साथ, बट मेरा इंटेंशन था गलत करने का नहीं, मेरा इंटेंशन गलत करने का नहीं था, ठीक है। तो फर्स्ट कंडीशन क्या है डिसाइड के लिए, सबसे पहले फॉल्स रिप्रेजेंटेशन होना चाहिए, ठीक है, फॉल्स रिप्रेजेंटेशन होना चाहिए, ठीक है। और सेकंड है नॉलेज ऑफ द फॉल्सिटी, आप सामने वाले के साथ फ्रॉड करो, आपके पास नॉलेज होना चाहिए, ठीक है। लाइक एग्जांपल दिया, सेलिंग ऑफ द प्रोडक्ट विद अ फेक वारंटी कार्ड, आपको पता था कि इसकी वारंटी कार्ड फेक है, फिर भी आप सोल्ड कर रहे हो। इंटेंशन है सबसे मेन इंग्रेडिएंट है कि इंटेंशन था आपको डिसीव करने का, सामने वाले पर्सन को हमें डिसीव करना है, ठीक है। आप उसको मतलब दिखा रहे हो कि भाई हमारे स्कीम में पैसा लगाओ, ये देखो इसको इतना रिटर्न मिला है, इसको इतना रिटर्न मिला, आपको भी बहुत ज़्यादा रिटर्न मिलेगा। तो आप इंटेंशन है डिसीव करने का, मिसलीड कर रहे हो सामने वाले को, ठीक है। उसको ऐसे एग्जैजरेट करके चीज़ें दिखा रहे हो जो एक्चुअल में रियल नहीं है, बट आपको दिखा रहे हो कि बहुत ज़्यादा रियल है। इंटेंशन आपका डिसीव करने का है। फोर्थ कंडीशन, रिलायंस बाय द प्लेंटिफ, प्लेंटिफ ने उसके ऊपर भरोसा भी कर लिया, ठीक है, फॉल्स स्टेटमेंट के ऊपर, एंड जिसकी वजह से प्लेंटिफ को क्या हुआ, डैमेज हो। प्लेंटिफ मतलब केस फाइल कर रहा है, जो इंजर पार्टी है, जो जिसका नुकसान हुआ वही केस फाइल करेगा, ठीक है, जिसकी वजह से प्लेंटिफ को क्या हुआ, इंजर्ड हुआ, ठीक है। तो फर्स्ट एसेंशियल क्या क्या है डिसाइड के लिए, फर्स्ट एसेंशियल से फॉल्स रिप्रेजेंटेशन, सेकंड नॉलेज होना चाहिए सामने वाले डिफेंडेंट को जो गलत कर रहा है, अगर इंटेंशन नहीं है, उसको नहीं पता है, तो डिसाइड या फिर फ्रॉड नहीं माना जाएगा। इंटेंशन टू डिसीव, सामने वाले पर्सन को डिसीव करना है, हार्म पहुंचाना, नुकसान पहुंचाना, उसका नुकसान हो जाए, हमारा फायदा हो जाए, इसका इंटेंशन होना चाहिए, मतलब आपके माइंड में क्लियर होना चाहिए। रिलायंस बाय द प्लेंटिफ, प्लेंटिफ ने उसके ऊपर भरोसा भी कर लिया और इस वजह से प्लेंटिफ को नुकसान हुआ, रिजल्टेंट डैमेज। ये 5 इंग्रेडिएंट है किसी चीज़ के लिए डिसाइड के लिए, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन गिवन है थ्योरीज ऑफ नेग्लिजेंस। हमने फर्स्ट क्वेश्चन में देखा था नेग्लिजेंस का, देखा था कि नेग्लिजेंस में क्या क्या इंग्रेडिएंट्स होते हैं। नेग्लिजेंस में इंग्रेडिएंट्स हमने देखा था, सबसे फर्स्ट की आपका ड्यूटी था केयर करने का, आपने नहीं किया, आपने ब्रीच किया ड्यूटी का, ठीक है, जिसकी वजह से डैमेज हुआ। थर्ड कंडीशन, फोर्थ था कि कॉशन, आपको कॉशन लेना चाहिए था, प्रिकॉशंस लेने चाहिए, नहीं लिया, ठीक है। बट यहाँ पे जो क्वेश्चन नंबर 12 है, इसमें आपको इंग्रेडिएंट नहीं पूछा हुआ नेग्लिजेंस का, इसने ये पूछा है डेफिनेशन एंड थ्योरीज क्या क्या है नेग्लिजेंस के लिए। तो नेग्लिजेंस मतलब सिंपल कि आपने रीजनल केयर लेना चाहिए, आपने नहीं लिया, इसकी वजह से सामने वाले को नुकसान हो गया। थ्योरीज, इसकी दो थ्योरीज है, सब्जेक्टिव थ्योरीज एंड ऑब्जेक्टिव थ्योरीज। नेग्लिजेंस की दो थ्योरी है, सब्जेक्टिव थ्योरी एंड ऑब्जेक्टिव थ्योरी। सब्जेक्टिव थ्योरी बात करते हैं इंटेंशन के बारे में कि आप नेग्लिजेंस जो कर रहे हो, ठीक है, आपने नेग्लिजेंस अगर शो किया है तो आप वहाँ पे आप इंटेंशनली नेग्लिजेंस शो कर रहे हो, आपका माइंडसेट था,
ठीक है। फोकस ऑन द इंटेंशन और माइंडसेट ऑफ द डिफेंडेंट। ठीक है, अगर डिफेंडेंट फेल्स टू फोरसी अ रिस्क दैट रीजनेबली पर्सन वुड फोरसी, इट बी कंसीडर्ड एज नेग्लिजेंस। ठीक है, कि डिफेंडेंट को लग रहा है कि अगर मैं ऐसा नहीं करूंगा, ठीक है, या फिर मैंने ऐसा कर दिया तो बहुत ज़्यादा नुकसान हो सकता है फ्यूचर में, आपको दिख रहा है, आपने फिर भी इंटेंशनली ये किया। ठीक है, इसे कहते हैं सब्जेक्टिव थ्योरी ऑफ नेग्लिजेंस। ठीक है, क्वेश्चन एग्जांपल है कि एक पर्सन है जिसको पता है हजारिया साठ है, मैं इसको पब्लिक में अगर रखा तो लोगों को नुकसान हो सकता है। ठीक है, फिर भी उसने उस केमिकल या फिर उस आइटम को पब्लिकली रखा, उसको पता था नुकसान हो सकता है, इंटेंशन था, पता था कि माइंडसेट में था उसको, अगर मैंने इसको ऐसा किया तो नुकसान हो सकता है। ठीक है, इसे कहते हैं सब्जेक्टिव थ्योरी, और लोगों को नुकसान हुआ। सेकंड जो थ्योरी है ऑब्जेक्टिव थ्योरी जिसको बोलते हैं, इसमें आपका इंटेंशन मैटर नहीं करता है। ठीक है, इंटेंशन मैटर नहीं करता, बट फिर भी नेग्लिजेंस होगी कि मुझे नहीं पता था भाई कि मेरा इंटेंशन नहीं था हार्म करने का। सपोज उस बैंक वाले का इंटेंशन नहीं था ना, मेरा जो उसने चेक क्लियर कर दिया विदाउट मेरे वेरिफिकेशन चेक साइन को वेरीफाई किए बिना, उसका इंटेंशन नहीं था मुझे हार्म करने का, फिर भी उसने कर दिया। फोकस ऑन द बिहेवियर ऑफ डिपेंडेंट के बिहेवियर पे फोकस किया था। ठीक है, एग्जांपल ये है कि एक ड्राइवर है जो कि रेड लाइट को उसने क्रॉस किया। ठीक है, उसका इंटेंशन नहीं था हार्म करने का, बट उसको ड्राइविंग उसको नहीं आती थी। ठीक है, एक्चुअल में ये था। ठीक है, तो ऑब्जेक्टिव थ्योरी और सब्जेक्टिव थ्योरी दो थ्योरीज है नेग्लिजेंस का। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 13 है एसेंशियल लायबिलिटी फॉर द डेफेमेशन। डेफेमेशन मतलब होता है मानहानि, सिंपल मीनिंग में अगर लैंग्वेज में बोलो, डेफेमेशन मतलब होता है मानहानि, किसी की भावनाओं को ठोस पहुंचा रहे हो आप। ठीक है, उसके बारे में बुरा भला बोल रहे हो, लिख के बता रहे हो, ठीक है, या फिर गेस्चर्स से शो कर रहे हो, ठीक है, इशारों से बता रहे हो, ठीक है, जिसकी वजह से सामने वाले पर्सन की रेपुटेशन हार्म हो रही है। ठीक है, इसे कहते हैं डेफेमेशन। सेक्शन 499 ऑफ आईपीसी डिफाइन करता है डेफेमेशन के बारे में। और डेफेमेशन मतलब होता है कि सामने वाले पर्सन की रेपुटेशन को हार्म कर रहे हो फॉल्स स्टेटमेंट के थ्रू। ठीक है, मैं इंटरनेट पे आ रहा हूँ, सोशल मीडिया पे आ रहा हूँ, मोदी जी के बारे में बुरा भला बोल रहा हूँ, अरविंद केजरीवाल के बारे में बहुत गलत गलत बोल रहा हूँ, बहुत गलत गलत लिख के मैं पोस्ट कर रहा हूँ। ठीक है, आप ये क्या कर रहे हो, डिफेम कर रहे हो सामने वाले पर्सन को, उसकी रेपुटेशन को हार्म करने की कोशिश कर रहे हो, नुकसान पहुंचाने की कोशिश कर रहे हो। ठीक है, तो ये से कहते हैं डेफेमेशन। डेफेमेशन को प्रूव करने के लिए क्या क्या एसेंशियल्स हैं कि डेफेमेशन आपने किया है। ठीक है, सबसे पहला एसेंशियल कि आप सामने वाले के बारे में फॉल्स स्टेटमेंट दे रहे हो जो कि सच नहीं है, विच इज नॉट अ ट्रू एट ऑल। ठीक है, पब्लिकली आप एज सबको बता रहे हो कि इस पर्सन ने मेरे साथ ये किया है, मेरे साथ इसने इतना मेरा नुकसान करवा दिया है। आप क्या कर रहे हो, गलत काम कर रहे हो, फॉल्स स्टेटमेंट कर रहे हो। ठीक है, फर्स्ट क्या है, फॉल्स स्टेटमेंट दे रहे हो। पब्लिकेशन, या तो आप ओरल बोल रहे हो, ठीक है, या फिर जाके दो तीन हर लोगों के साथ, जिस हर थर्ड पार्टी के साथ आप मिल रहे हो और उसको बता रहे हो कि भाई उसने मेरे साथ इतना नुकसान कर दिया। ठीक है, एक रूमर, क्या कहते हैं ना, रूमर फैला रहे हो आप। ठीक है, सामने वाले पर्सन के बारे में कि भाई क्यों फैला रहे हो, आप उसको उसके नाम को बदनाम करना चाहते हो। ठीक है, तो फर्स्ट एसेंशियल है डेफेमेशन का, फॉल्स स्टेटमेंट होगा। पब्लिकेशन कर रहे हो, ठीक है, लिख के भी कर सकते हो आप, पब्लिकेशन हो सकता है। ठीक है, लिख के कैसे, आप सोशल मीडिया पर लिख के या फिर लेटर लिख के किसी को डिफेम करने की कोशिश कर रहे हो। ठीक है, जिसकी वजह से सामने वाले पर्सन का हार्म हो रही है, रेपुटेशन, उसकी जो रेपुटेशन, उसकी जो इज्जत है, उसको इंसल्ट हो रही है, उसकी इज्जत की। ठीक है, नेक्स्ट, विदाउट लीगल जस्टिफिकेशन, आपका डिफेम करने का आपके पास कोई लीगल रीजन नहीं था, फिर भी आप सामने वाले पर्सन के नाम को उछाला जा रहा है, सामने वाले पर्सन के नाम को बदनाम किया जा रहा है। ठीक है, आपके पास लीगल राइट नहीं था। तो डिफेमेशन के लिए क्या क्या स्टेशन है, फॉल्स स्टेटमेंट कर रहे हो आप, पब्लिकेशन कर रहे हो फॉल्स, हार्म कर रहे हो सामने वाले रेपुटेशन का, एंड लीगल जस्टिफिकेशन, विदाउट एनी लीगल जस्टिफिकेशन, कोई लीगल आपके पास नहीं था कोई भी रीजन ये करने का, फिर भी आपने किया। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 14 नहीं है, सेट में डिवाइड किया हुआ क्वेश्चन को। ठीक है, फर्स्ट सेट हमारा कंप्लीट हो गया, सेकंड सेट का फर्स्ट क्वेश्चन करते हैं, मोड्स ऑफ वाइकेरियस लायबिलिटी। वाइकेरियस लायबिलिटी का मतलब सिंपल मतलब बोलूँ, ये करे कोई और भरे कोई और। ठीक है, गलती किसी और ने की, बट उसका लेवल जो पर्सन होगा कोई और होगा। सपोज मेरा एक एम्प्लॉय है जो कि मेरे लिए डाटा एंट्री का काम करता है, ठीक है, मेरा ऑफिस में, तो वो डाटा एंट्री का काम करता है, बट अगर उसने सपोज कोई गलती कर दी डाटा एंट्री के टाइम पे, तो उसकी गलती के लायबल कौन होगा एट दी एंड, किसको नुकसान पहुंचेगा, मेरे को नुकसान पहुंचेगा। ठीक है, वैसे ही अगर किसी टाटा के एम्प्लॉय ने कुछ गलत किया, ठीक है, तो एट दी एंड वो गलत कर रहा है, तो उसको तो नुकसान इतना नहीं पहुंचेगा, बट टाटा कंपनी को बाद में बहुत ज़्यादा नुकसान पहुंच सकता है। ठीक है, इसीलिए इसे कहते हैं वाइकेरियस लायबिलिटी। ठीक है, वाइकेरियस लायबिलिटी इज अ लीगल प्रिंसिपल वेयर वन पर्सन इज हेल्ड रिस्पॉन्सिबल फॉर द रॉन्गफुल एक्ट ऑफ अनदर। ठीक है, अनदर के रॉन्गफुल एक्ट के लिए आपको रिस्पॉन्सिबल किया जाएगा ड्यू टू देयर रिलेशनशिप, इवन दे डिड नॉट डायरेक्टली कमिट द ऑफेंस, इवन मैंने वो ऑफेंस नहीं किया, फिर भी मैं उसके लिए मैं लायबल हूंगा। ठीक है, बिलो आर द मेन मोड्स ऑफ वाइकेरियस लायबिलिटी। मेन मोड्स ऑफ वाइकेरियस लायबिलिटी मतलब एग्जांपल्स है वाइकेरियस लायबिलिटी के। एम्प्लॉय एक एम्प्लॉयर है, एम्प्लॉय को हाई किया कि आज से तुम मेरे लिए डेटा एंट्री का काम करोगे, या फिर मेरे लिए वेब डेवलपमेंट करोगे, ठीक है, वेबसाइट को डेवलप करोगे। तो एम्प्लॉय ने कहा ठीक है मैं कर दूंगा, मेरे को 15,000 रुपये पर मंथ की सैलरी चाहिए, मैं कर दूंगा। बट उसने कुछ ऐसा ऑफेंस, खराब वेबसाइट बना दिया जिसकी वजह से लोगों का जो अमाउंट है, ठीक है, मतलब जो लोग उस वेबसाइट को एक्सेस नहीं कर पा रहे थे, लोगों को बहुत नुकसान हुआ उस वेबसाइट को एक्सेस करने में, उनके फ़ोन में वायरसेस आ जा रहे थे। ठीक है, जिसकी वजह से इसमें लायबल कौन होगा, एम्प्लॉय थोड़ी ना लायबल होगा, एम्प्लॉयर लायबल होगा। एम्प्लॉयर को लोग जानते हैं, एम्प्लॉय को लोग नहीं जानते हैं। ठीक है, तो जहाँ पे एम्प्लॉयर एम्प्लॉय रिलेशनशिप है, और यहाँ पे इंग्रेडिएंट है, जो एम्प्लॉय जो काम कर रहा है वो ड्यूरिंग द कोर्स ऑफ एम्प्लॉयमेंट होना चाहिए। ठीक है, सपोज कोई एम्प्लॉय है, उसने क्या किया ड्यूरिंग द कोर्स ऑफ एम्प्लॉयमेंट में, जब वो काम कर रहा था उसने कोई मिसकंडक्ट कर दिया, तो उसके लिए एम्प्लॉयर लेवल होगा, बिल्कुल ठीक है, बिल्कुल एम्प्लॉयर। सपोज वो ड्यूरिंग द कोर्स ऑफ एम्प्लॉयमेंट नहीं कर रहा था, वो छुट्टी पे था, वो काम पे नहीं आया था, उसने घर पे रह के कोई मिसकंडक्ट किया, ठीक है, अपने पड़ोस के साथ, तो उसके लिए एम्प्लॉय लायबल होगा क्या, नहीं, उसके लिए एम्प्लॉय क्यों लायबल होगा, सिंपल सा लॉजिक है।
ठीक है। तो एम्प्लॉयर एम्प्लॉय रिलेशनशिप होना चाहिए। ठीक है। एम्प्लॉयर एम्प्लॉय के रिलेशनशिप में वाइकेरियस लायबिलिटी अराइज होती है। द एम्प्लॉयर इज लायबल फॉर द wrongful act committed by their employee if those act occur during the course of employment। एम्प्लॉयर इज also liable even ऑल्सो लाइबल होगा एम्प्लॉयर इवन दे आर अनअवेयर एंड डिड नॉट ऑथराइज टू रॉन्गफुल एक्ट। ठीक है। सपोज एक एग्जांपल लेते हैं, एम्प्लॉयर एम्प्लॉय का रिलेशनशिप है, एम्प्लॉयमेंट कॉन्ट्रैक्ट बनाया गया और एम्प्लॉयर ने बोला कि आप ये काम बिल्कुल नहीं कर सकते, स्पेसिफिकली उसको मना कर दिया, फिर भी उसने वो काम किया और वो उस काम को नहीं कर पाया जैसे जिसकी वजह से नुकसान हुआ एम्प्लॉयर को कुछ, तो उसके लिए एम्प्लॉय लायबल होगा क्या? बिल्कुल नहीं, उसके लिए एम्प्लॉय लायबल नहीं होगा, उसके लिए एम्प्लॉय ही लायबल होगा, उसको ही नुकसान की भरपाई करनी पड़ेगी एम्प्लॉय को ही। ठीक है। तो ये एक्सेप्शन था। ठीक है। तो ड्यूरिंग द कोर्स भले ही वो ड्यूरिंग द कोर्स ऑफ एम्प्लॉयमेंट में कुछ काम कर रहा हो, ठीक है, आपको स्पेसिफिकली मना किया गया था उस काम के लिए, आपने फिर भी किया तो उसके लिए आप लायबल हो गए। एग्जांपल है एम्प्लॉय एम्प्लॉय के रिलेशनशिप में, ये एक ट्रक ड्राइवर है, गुड्स को डिलीवर करते टाइम एम्प्लॉय के लिए उसने नेग्लिजेंटली कॉज एक्सीडेंट हो गया, इसकी वजह से उसके लिए एम्प्लॉय नहीं एम्प्लॉयर ही लायबल किया जाएगा। नेक्स्ट है प्रिंसिपल और एजेंट रिलेशनशिप। अगेन सेम, प्रिंसिपल एंड एजेंट, एक प्रिंसिपल है जो कि उसने अपना एजेंट अपॉइंट किया है। सपोज मैं डायरी मैन्युफैक्चरिंग करता हूँ, ठीक है, डायरी बनाता हूँ, मैंने 4 लोगों को अपॉइंट किया हुआ है एज अ एजेंट, वो मेरे एजेंट है, मेरे लिए काम करते हैं, ठीक है, मेरे बिहाफ पे काम करते हैं, मेरे नाम पे काम करते हैं। ठीक है। मैंने कहा कि आपको ये डायरी यहाँ से सेल करना है मार्केट में जा जाके अलग अलग लोगों को, अलग अलग दुकानदारों को। उसने कहा ठीक है हम कर देंगे। सपोज वो मेरे नाम पे काम कर रहे हैं, ठीक है, मेरा नाम यूज़ करके काम कर रहे हैं, उन्होंने कुछ ऐसा कर दिया जिसकी वजह से गलत हो गया, सामने वाले कस्टमर के साथ नुकसान हुआ, तो उसके केस में लायबल कौन होगा? प्रिंसिपल लायबल होगा, एजेंट लायबल नहीं होता है। द प्रिंसिपल इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द एक्शन फॉर देयर एजेंट इफ द एजेंट एक्ट विद इन द स्कोप ऑफ द देयर अथॉरिटी। ठीक है, उसने अपनी अथॉरिटी में काम किया था, उसके लिए प्रिंसिपल ही लायबल होगा। अगेन सेम क्वेश्चन आता है कि प्रिंसिपल ने एम्प्लॉयमेंट को बोला कि आप डायरी बेचोगे, बट किसी को उधार में डायरी नहीं बेचोगे, ठीक है, तो फिर भी एजेंट ने उधार में डायरी भेज दिया, अगर उसको वो उधार रिकवर नहीं हुआ कस्टमर से, तो उसके इसमें एजेंट पर्सन लायबल होगा, पर्सन पैसा लाके प्रिंसिपल को देगा, उसके इसमें प्रिंसिपल उस चीज़ को मतलब एंटरटेन नहीं करेगा। ठीक है। प्रिंसिपल एजेंट में एक एग्जांपल दिया हुआ है, अगर एजेंट ने फ्रॉडलेंटली गुड्स को सेल कर दिया ऑन द बिहाफ ऑफ द प्रिंसिपल विल बी लायबल। नेक्स्ट है ओनर एंड ड्राइवर का सेम केस है कि ओनर है जिसका एक ड्राइवर है, कार ड्राइवर, और वो ड्राइवर जो है ओनर के लिए ड्राइव करता है उसी कार को, अगर व्हीकल ओनर अलाउ करता है समवन एल्स टू ड्राइव द व्हीकल पर्पस ऑफ द बेनिफिट, द ओनर इज लायबल फॉर द नेग्लिजेंट एक्ट कमिटेड बाय द ड्राइवर। ठीक है। अगर ड्राइवर ने कुछ नेग्लिजेंस शो किया जिसकी वजह से अगर नुकसान हुआ, ठीक है, तो उस नुकसान के लिए कौन लायबल होगा? ओनर ही लायबल होगा। हो सकता है ना किसी उसके ड्राइवर ने किसी को एक्सीडेंट कर दिया तो उसके लिए उसका जो ओनर होगा वही लायबल होगा। एग्जांपल भी गिवन है। ठीक है। तो ये कुछ एग्जांपल्स हैं जहाँ पे वाइकेरियस लायबिलिटी अराइज होती है। ठीक है। ये तो कॉन्क्लूसिव एग्जांपल्स हैं, इसके अलावा और भी एग्जांपल्स होते हैं। एक एग्जांपल और दिया है पार्टनरशिप फॉर्म्स ऑफ बिजनेस में। एक पार्टनरशिप फॉर्म्स ऑफ बिजनेस का एक पॉइंट है जो बाकी फॉर्म्स ऑफ बिजनेस से पार्टनरशिप को अलग करता है। क्या क्या पॉइंट है? पार्टनरशिप एक म्यूचुअल एजेंसी की बेसिस पे काम करता है। म्यूचुअल एजेंसी मतलब जिसमें जितने भी पार्टनर है वो लायबल होंगे किसी एक पार्टनर के एक्ट पे। अगर किसी एक पार्टनर ने गलत किया तो उसके इसमें सारे पर्सन लायबल हो जाएंगे। ठीक है। तब ऑल पार्टनर्स ऑफ द फर्म आर जॉइंटली एंड सेवरली लायबल फॉर द रॉन्गफुल एक्ट। पार्टनरशिप एक्ट पढ़ोगे तो वहाँ पे लिखा आएगा ट्रू टेस्ट ऑफ पार्टनरशिप में म्यूचुअल एजेंसी का जो कंसेप्ट है वहाँ पे आप पढ़ेंगे। ठीक है। तो ऑल पार्टनर इन द फर्म्स आर जॉइंटली एंड सेवरली लायबल फॉर द एक्ट कमिटेड बाय एनी वन पार्टनर। किसी एक भी पार्टनर गलती किया उसके लिए सेवरल पर्सन लायबल हो सकते हैं इन द कोर्स ऑफ एम्प्लॉयमेंट। ठीक है। तो इसमें भी एजेंट एंड प्रिंसिपल का रिलेशन है। तो ये कुछ एग्जांपल्स हैं जहाँ पे वाइकेरियस लायबिलिटी अराइज होती है। सबसे फर्स्ट एम्प्लॉय एम्प्लॉय रिलेशनशिप, प्रिंसिपल एजेंट रिलेशनशिप, ड्राइवर ओनर ड्राइवर रिलेशनशिप एंड पार्टनरशिप। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन द असॉल्ट एंड बैटरी में डिफरेंस बताना है। ये जो क्वेश्चन है ये है टॉट के चैप्टर में से है। बैटरी एंड असॉल्ट में क्या डिफरेंस है, ठीक है, फिर असॉल्ट या बैटरी में क्या डिफरेंस है। ठीक है। सबसे पहले देख लेते हैं दोनों ही टॉट होता है। इट्स बोथ फॉर्म ऑफ इंटेंशनल टॉट दैट इन्वॉल्व हार्म होता है सामने वाले पर्सन को। बट इनका डिफरेंस ये है कि टॉट में जो होता है ना, सॉरी बैटरी जो होती है यहाँ पर आप फोर्स यूज़ करते हो, ठीक है, और सामने वाले पर्सन का कोई फिजिकल हार्म नहीं होता है। ठीक है। असॉल्ट में क्या होता है कि आप सामने वाले पर्सन को डराते हो, धमकाते हो कि आप तुम ऐसा काम नहीं करोगे, अगर तुमने ऐसा काम किया तो हम ऐसा करेंगे, तुम्हारे अगेंस्ट एक्शन लेंगे। इसे कहते हैं असॉल्ट, सामने वाले पर्सन को डराना, धमकाना। ठीक है। यहाँ पे कोई फिजिकल कांटेक्ट नहीं होता, मारना पीटना नहीं होता। अगर मारना पीटना हुआ तो ये हो जाता है बैटरी। ठीक है। तो यहाँ पे मेंशन है बैटरी मतलब रेफर्स टू फिजिकल कांटेक्ट और कांटेक्टिंग और हार्मिंग अनदर पर्सन विदाउट देयर कंसर्न, उसके कंसर्न के बिना उसको मारना पीटना। ठीक है। उसे क्या कहेंगे? बैटरी। ये फोर्स का यूज़ कर, बैटरी में क्या होता है? फोर्स का यूज़ करते हैं, बिना उसके कंसर्न के यूज़ करते हैं, और आपके पास कोई लीगल जस्टिफिकेशन नहीं है। ठीक है। आपके पास कोई लीगल पावर नहीं है उसको मारने का या आपको फोर्स यूज़ करने का। ठीक है। इसे कहते हैं बैटरी। अपने सामने वाले के अगर आपने ऐसा किया तो मतलब आपने सामने वाले पर्सन के साथ बैटरी की है। ठीक है। ये टॉट का ही एक पार्ट होता है, मतलब एक गलत मतलब नाम दिया गया, आपने अगर गलत किया, टॉट किया, तो आपने क्या किया? उसके साथ बैटरी की है, मतलब आपने फिजिकल फोर्स यूज़ किया है बिना उसके कंसेंट के, और आपके पास कोई लीगल जस्टिफिकेशन भी नहीं था, तो इसे कहेंगे बैटरी। असॉल्ट क्या होता है? उसको डराना धमकाना। ठीक है। मतलब उसके पास फिजिकल फोर्स यूज़ ना करना, रीजनेबल फियर या अप्रेंशन शो करना कि अगर तुमने ऐसा नहीं किया तो मैं तुम्हें बहुत मारूंगा। बच्चे को डराते धमकाते हैं ना, तो वो असॉल्ट होता है।
ठीक है। एंड फिजिकल कॉन्टैक्ट इज नॉट रिक्वायर्ड, यहाँ पे फिजिकल कॉन्टैक्ट मतलब एक्चुअल में हम उसको टच नहीं करते हैं, मारते पीटते नहीं है, ठीक है, बट उसको डराते हैं, ठीक है। मतलब मैंने किसी को मुक्का दिखाया, भाई मैं तेरे को मार दूंगा अगर तूने ऐसा किया, बट मैंने उसको मारा नहीं ना, मैंने उसको जस्ट शो किया कि अगर तूने ऐसा किया तो मैं तुझे मार दूंगा, इसे कहते हैं असॉल्ट, ठीक है। एक्चुअल में अगर मैंने उसको मार दिया, पंच कर दिया, तो उसे कहते हैं बैटरी, ठीक है। एक केस है स्टैनले वर्सेस पॉल, 1891 का केस है, ठीक है, यहाँ पे मेंशन नहीं है, उसमें बता देता हूँ, इवन द टच पर्सन इज एंगर विदाउट एनी लीगल जस्टिफिकेशन, उसको बैटरी माना जाएगा, ठीक है। अगर उसने गुस्से में भी किसी पर्सन को टच भी किया ना, किसी भी पर्सन ने किसी दूसरे पर्सन को गुस्से में टच भी किया, तो उसको भी बैटरी माना जाएगा, ठीक है। स्टेनले वर्सेस पॉल का केस है, ठीक है, 1891 का केस है। तो की डिफरेंस दोनों में यही है कि असॉल्ट जो होता है इसमें थ्रेट यूज़ करते हैं, अटेम्प्ट टू कॉज सामने वाले पर्सन को दिखाएंगे कि हम शो करेंगे अगर आपने ऐसा नहीं किया तो हम आपके साथ ऐसा कर देंगे, ठीक है। बैटरी मतलब इसमें एक्चुअल फिजिकल कॉन्टैक्ट होता है, एक्चुअल में आप उसको मारते हो पीटते हो, इसे कहते हैं बैटरी, ठीक है। बैटरी जो होता है ज़्यादा ग्रेव नेचर का होता है, ज़्यादा सीरियस नेचर का होता है, ठीक है। तो इसका डिस्टिंक्शन बिटवीन जब भी एग्जाम में क्वेश्चन आए तो हमेशा टेबल फॉर्म में लिखना है। नेक्स्ट है एक्सप्लेन द कैटेगरीज। क्वेश्चन नंबर थर्ड ये बोलता है कि कैटेगरीज ऑफ पर्सन, ऐसे कौन कौन से लोग हैं हु कैन नॉट सू, मतलब हु कैन नॉट बी प्लेंटिफ, मतलब कौन केस फाइल नहीं कर सकते अंडर द लॉ ऑफ टॉट एज पर द सर जॉन सालमैन, ठीक है। तो यहाँ पे ना दो कंसेप्ट निकल के आते हैं। सबसे पहले अगर बोला गया है कि टॉट में कौन कौन से पर्सन केस नहीं फाइल कर सकते, आपके साथ गलत हुआ फिर भी आप केस फाइल नहीं कर सकते, ठीक है। और यहाँ पे एक क्वेश्चन और आता है कि ऐसे कौन कौन से पर्सन है जिसके अगेंस्ट हम केस नहीं फाइल कर सकते, ठीक है, जिसके अगेंस्ट हम केस फाइल नहीं कर सकते, मतलब जिसने गलत कर दिया आप उसके अगेंस्ट केस फाइल नहीं कर सकते, टॉट में केस फाइल नहीं कर सकते, ठीक है। तो यहाँ पे दो क्वेश्चन आते हैं, हु कैन नॉट सू, ठीक है, या फिर हु कैन नॉट बी सूड। हु कैन नॉट सू मतलब कोई पर्सन प्लेंटिफ नहीं बन सकता, वो केस फाइल नहीं कर सकता, पेटेंट फाइल नहीं कर सकता। हु कैन नॉट बी सू मतलब जिसके अगेंस्ट हम केस फाइल नहीं कर सकते। तो यहाँ पे टॉट में बताया कि किसके, यहाँ पे क्वेश्चन पूछा गया है कि हु कैन नॉट सू मतलब कौन केस फाइल नहीं कर सकता, बट यहाँ पे जो एक्सप्लेनेशन मेंशन है यहाँ पे जिसके अगेंस्ट केस फाइल नहीं किया जा सकता, ठीक है। सबसे पहले सोवरन या फिर फॉरेन एम्बेसडर्स जो है, ठीक है, फॉरेन कंट्री के किंग्स हैं, प्रेसिडेंट है, हेड ऑफ द स्टेट है, उनके अगेंस्ट हम केस फाइल नहीं कर सकते टॉट में, ठीक है। कोई इन्फेंट है या फिर कोई माइनर है, माइनर मतलब 18 साल से कम, और इन्फेंट मतलब 14 साल से कम या 7 साल से कम का बच्चा, ठीक है, या फिर छोटे बच्चे जो होते हैं बिल्कुल, ठीक है, उसके अगेंस्ट में हम केस फाइल नहीं कर सकते टॉट का। कोई पर्सन लुनैटिक है, लुनैटिक मतलब वो उसकी मेंटल इलनेस है, ठीक है, वो मेंटली स्टेबल नहीं रहता वो पर्सन, तो उसके केस में हम टॉट का केस फाइल नहीं कर सकते। या फिर कोई भी पर्सन जो कि कन्विक्टेड है क्रिमिनल केस में, ठीक है, क्रिमिनल केस में उसे कोर्ट ने उसे कन्विक्ट किया हुआ है, उसके अगेंस्ट सूट प्रोसीडिंग चल रही है, केस फाइल हुआ है, ठीक है, उस पर्सन के अगेंस्ट में हम टॉट का केस फाइल नहीं कर सकते, ठीक है। तो ये चार क्वेश्चंस हैं, और भी लोग हैं जिसके अगेंस्ट हम टॉट का केस फाइल नहीं कर सकते, लाइक कॉर्पोरेशन है, ठीक है, कोई कॉर्पोरेशन के केस में केस फाइल नहीं कर सकते। अब एक क्वेश्चन और राइज होता है कि कौन केस फाइल नहीं कर सकता, तो यहाँ पे मेंशन नहीं है, अगर शायद आगे मेंशन हो फिर भी मैं बता देता हूँ कि कौन कौन से लोग हैं जो टॉट में केस फाइल नहीं कर सकते। सबसे फर्स्ट है एलियन एनिमी, कोई एलियन एनिमी है, कोई फॉरेन स्टेट है, ठीक है। एलियन एनिमी मतलब ऐसे लोग जिनके साथ हमारा वॉर चल रहा हो, ठीक है, एक कंट्री से दूसरे कंट्री में वॉर चल रहा हो, तो वो लोग आपस में एलियन एनिमी हो गए। फॉरेन स्टेट है कोई, उसके बाद कोई बैंकरप्ट है, या फिर कोई चाइल्ड है, वॉर्म चाइल्ड, ठीक है, जो अभी गर्भाशय में ही है, ठीक है, ये लोग क्या कर सकते हैं, केस फाइल नहीं कर सकते। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है डिफरेंस बिटवीन द इनएविटेबल एक्सीडेंट और एक्ट ऑफ द गॉड, ठीक है। इनएविटेबल एक्सीडेंट और एक्ट ऑफ द गॉड, एक्ट ऑफ द गॉड मतलब सिंपल समझने की कोशिश करते हैं, ठीक है, ऐसा कोई भी काम जो कि अनकंट्रोलेबल था, ह्यूमन कंट्रोल नहीं कर सकता था, वो भगवान ही उसके पास पावर है, गॉड के पास ही जो पावर है कि वो काम कर सकता है। एग्जाम्पल अगेन सेम, कोई भूकंप आ गया, बाढ़ आ गया, ये सारी चीज़ें क्या है, एक्ट ऑफ द गॉड है, ठीक है। ये ह्यूमन कंट्रोल के बाहर होता है, ठीक है, इसमें ह्यूमन का कोई भी रोल नहीं होता है, ठीक है। कॉज बाय द नेचुरल फिनोमेना के थ्रू ये काम होता है, ठीक है, एंड कंप्लीटली बियॉन्ड द कंट्रोल ऑफ ह्यूमन के कंट्रोल के बाहर होता है पूरा, ठीक है। लाइक एग्जाम्पल्स में अर्थक्वेक है जिसकी वजह से बिल्डिंग कोलैप्स हो गई, ये एक्ट ऑफ द गॉड, ठीक है। इनएविटेबल एक्सीडेंट मतलब ऐसे एक्सीडेंट जो कि हम कंट्रोल कर सकते हैं। सपोज कोई बिल्डिंग कोई मशीनरी टूट गई, ब्रेक हो गई, या फिर उसमें आग लग गई, तो हमें पता था कि आग क्यों लगी, ठीक है, हमें पता था, हमने प्रिकॉशन नहीं लिया, हमने रेगुलर सर्विस नहीं करवाई मशीनरी की, ठीक है, जिसकी वजह से उस मशीनरी डैमेज हो गई। अगर हम वैसा करवाते, रेगुलर सर्विस करवाते मशीनरी की, तो मशीनरी शायद डैमेज नहीं होती। ये इनएविटेबल एक्सीडेंट्स है जो हमें पता था, अगर इसको करवाते पहले से, आपका कार का ब्रेक फेल हो गया, आपको पता था अगर आप पहले सर्विस करवाते तो ये नहीं हो सकता था। इसे कहते हैं इनएविटेबल एक्सीडेंट, मतलब ऐसे एक्सीडेंट जो कि ह्यूमन कंट्रोल में थे, ठीक है। इन्वॉल्व द ह्यूमन एक्शन और मशीनरी फेलियर एंड अनअवॉइडेबल डिस्पाइट ऑफ द ह्यूमन केयर एंड फोरसाइट्स, ब्रेक फेलियर इन कार एग्जांपल गिवन है। नेक्स्ट क्वेश्चन है इनटू हाउ मेनी हेड कैन रेमेडीज अवेलेबल इन टू द इंजर्ड पर्सन बी डिवाइडेड अंडर द लॉ ऑफ टॉट, ठीक है। अगर कोई पर्सन है जिसके साथ नुकसान हुआ है, ठीक है, और इंजरी हुई है, उसके साथ डैमेज हुआ है उसका, तो कौन कौन से हेड हैं जहाँ पे उस पर्सन को रेमेडी दी जा सकती है टॉट में, ठीक है। तो उसको या तो मॉनेटरी कंपनसेशन देंगे या फिर नॉन मॉनेटरी कंपनसेशन देंगे। मॉनेटरी कंपनसेशन मतलब उसको मनी से कंपनसेट किया जाएगा, जितना भी उसको नुकसान होगा उस नुकसान को उसको उसके मनी फॉर्म में उसको भरपाई किया जाएगा। या तो नॉन मॉनेटरी कंपनसेशन में गिवन है
क्या कि उसको मॉनेटरी कंपनसेशन मनी फॉर्म में कंपनसेशन नहीं दिया जाएगा, या तो उसको इंजेक्शन दिया जाएगा सामने वाली पार्टी को कि भाई ऐसा नहीं करो अब इसके साथ, ठीक है, या फिर रेस्टिट्यूशन किया जाएगा सामने वाली पार्टी के साथ, ठीक है। ये दो है नॉन मॉनेटरी कंपनसेशन में, ठीक है। तो क्वेश्चन ये बोलता है कि हाउ मेनी हेड्स और रेमेडीज अवेलेबल टू इंजर्ड पार्टी कैन बी डिवाइड। कोई इंजर्ड पार्टी है जिसके साथ फ्रॉड हुआ है, ठीक है, तो उसको रेमेडीज कौन कौन सी दी जाएगी। एक होती है मॉनेटरी कंपनसेशन जिसको डैमेज बोलते हैं कि मेरा भाई आपने मेरे घर में तोड़फोड़ की, ठीक है, तो मेरा इतना का नुकसान हुआ, 70,000 करोड़ रुपए का नुकसान हुआ, बहुत महंगा घर था मेरा, तो आप एक काम करो, कोर्ट ने आपने कोर्ट को बोला कोर्ट मेरे को ना डैमेज दिलवा दो, जो भी मेरा लॉस हुआ है, मेरा घर का तोड़फोड़ किया है, उतना अमाउंट मेरे को दिलवा दीजिए। इसे कहते हैं मॉनेटरी कंपनसेशन, ठीक है। डैमेज आर द मॉनेटरी कंपनसेशन अवॉर्डेड टू द इंजर्ड पार्टी, जो इंजर्ड पार्टी उसको मिलता है, ठीक है। एंड फॉर द जितना भी उसका लॉस हुआ, पर्पस क्या होता है इसका, यही होता है कि कंपनसेट करना विक्टिम को जिसका नुकसान हुआ है, ठीक है। टाइप में डैमेजेस में अलग अलग टाइप मेंशन है, लाइक कंपनसेटरी डैमेजेस, ठीक है, जितना आपको एक्चुअल लॉस हुआ है, जितना मेडिकल एक्सपेंस हुआ है, ठीक है, या फिर आपकी प्रॉपर्टी को जितना भी डैमेज हुआ है, उसका जो भी कॉस्ट आता है वो सारा आपको कंपनसेट किया जाएगा। पिन्यूटिव एग्जाम्पलरी डैमेजेस, मतलब कि हम पनिश करेंगे सामने वाले पर्सन को, ठीक है, कि आप सिमिलर काम ना करो बाद में। नॉमिनल डैमेजेस मतलब छोटे मोटे डैमेजेस, कि आपको कोई सब्सटेंशियल हार्म नहीं हुआ, आपकी प्रॉपर्टी को छोटा मोटा डैमेज हुआ है, तो वो भी कोर्ट ऑर्डर कर सकता है। स्पेशल डैमेज कि सपोज आपने कुछ ऐसा था उसके घर में, एक ऐसी बहुत ही सुंदर केस था, ये बाउल था बहुत ही सुंदर, तो आपने वो तोड़ दिया, तो उसने कहा कि भाई मुझे टूटा हुआ नहीं चाहिए, इसका मेरे को कॉम्पनसेटर मॉनेटरी कॉम्पनसेशन भी नहीं चाहिए, मुझे सेम बाउल ला के दे दिया जाए, ठीक है, स्पेसिफिक चीज़ें ला के दे दी जाए उसको, या फिर उसको रिपेयर करवा दिया जाए, इसे कहते हैं स्पेसिफिक डैमेज। जनरल डैमेज मतलब जहाँ पे क्वान्टिफाई नहीं कर सकते लॉस कितना है, ठीक है। सपोज आपने किसी की इमोशंस को हर्ट किया, या फिर आपने किसी की पेंटिंग थी जो उसको बहुत प्यारी थी, आपने उसको फाड़ दिया, ठीक है, तो आप उसको ला के नहीं दे सकते ना, वो क्वान्टिफाइबल लॉस भी नहीं है कि कितना क्वान्टिफाई किया जाए इसके लिए, ठीक है, इसे कहते हैं जनरल डैमेजेस, नॉन क्वान्टिफाइबल लॉसेस के लिए, ठीक है। तो डैमेजेस में कोर्ट ये सारी चीज़ ऑर्डर कर सकता है, कंपनसेटरी डैमेजेस, पेनल्टी डैमेजेस, नॉमिनल डैमेजेस, स्पेशल डैमेजेस एंड जनरल डैमेजेस। सेकंड है नॉन मॉनेटरी में, सबसे फर्स्ट है इंजेक्शन। इंजेक्शन मतलब सामने कोर्ट ने ऑर्डर दिया कि आपसे तुम ये काम नहीं करोगे, ठीक है। मैं क्या करता था, दूसरों के घर में जाता था, तोड़फोड़ करता था, तो कोर्ट ने मेरे को इंजेक्शन ऑर्डर दिया कि आज से तुम घर से बाहर नहीं निकलोगे, ठीक है। इंजेक्शन में सामने वाले कोर्ट का ऑर्डर होता है कि सामने वाले पर्सन को हम ये कर सकते हैं, इंजेक्ट कर देते हैं, ठीक है, रोक देते हैं, थाम देते हैं, ठीक है। पर्पस यही होता है कि फ्यूचर जो हार्म एंड डैमेजेस ना हो, एंटिसिपेटेड रहे, ठीक है। इंजेक्शन दो टाइप के होते हैं, एक होता है प्रोहिबिटरी इंजेक्शन, एक होता है मैंडेटरी इंजेक्शन, ठीक है। इंजेक्शन कितने टाइप के होते हैं, दो टाइप के, एक होता है प्रोहिबिटरी इंजेक्शन, एक होता है मैंडेटरी इंजेक्शन। प्रोहिबिटरी इंजेक्शन मतलब होता है कि सामने वाले पर्सन को हम बोलते हैं कि स्टॉप समवन फ्रॉम डूइंग समथिंग, ठीक है, हम उसको मना कर देते हैं कि आपसे तुम पेड़ नहीं काटोगे, या आपसे तुम इसके घर में नहीं जाओगे, या आपसे तुम क्या करोगे, लोगों के घर में तोड़फोड़ नहीं करोगे, मतलब किसी को मना कर रहे हैं किसी चीज़ को करने के लिए, ठीक है, इसे कहते हैं प्रोहिबिटरी इंजेक्शन। मैंडेटरी इंजेक्शन मतलब हम बोलते हैं सामने पर्सन को तुम ऐसा काम करो, ठीक है। प्रोहिबिटरी में हम उसको प्रोहिबिट करते हैं किसी एक्शन को करने के लिए, मैंडेटरी मतलब उसको कहते हैं वो एक्शन करने के लिए कि अब से तुम क्या करोगे, रोज 10 पेड़ लगाओगे, ठीक है। तो ये इंजेक्शन भी कोर्ट ऑर्डर कर सकता है। इंजेक्शन में हमने देखा दो टाइप के इंजेक्शन होता है, प्रोहिबिटेड इंजेक्शन, मैंडेटरी इंजेक्शन। प्रोहिबिटेड इंजेक्शन में तो कोर्ट ऑर्डर देता है कि आप ये काम नहीं करोगे, मैंडेटरी इंजेक्शन में बोलता है कि कोर्ट ऑर्डर देता है कि आप ये काम करोगे। जब उसको फैक्ट्री है तो उस फैक्ट्री बहुत ज़्यादा पोल्यूशन क्रिएट करती है, तो उस फैक्ट्री को कोर्ट ने ऑर्डर दिया, दो ऑर्डर दिए, एक प्रोहिबिटरी ऑर्डर दिया, एक मैंडेटरी ऑर्डर दिया। प्रोहिबिटरी ऑर्डर कि आज से तुम पोल्यूशन नहीं, वेस्ट को नहीं डिस्चार्ज करोगे, ठीक है, रिवर में आप पोल्यूट नहीं करोगे रिवर को। और सेकंड जो मैंडेटरी इंजेक्शन दिया कि अब से तुम रोज 2 पेड़ लगाओगे, ठीक है। तो प्रोहिबिटरी इंजेक्शन मतलब किसी काम को ना करने के लिए कोई इंजेक्शन दे, उसे कहते हैं प्रोहिबिटरी इंजेक्शन। मैंडेटरी मतलब किसी काम को करने के लिए, ठीक है, उसे कहते हैं मैंडेटरी इंजेक्शन। नेक्स्ट है रेस्टिट्यूशन। रेस्टिट्यूशन मतलब होता है रिमूव कर देना, या फिर रिवर्स कर देना, या फिर रिटर्न कर देना चीज़ों को, जो पहले जैसी चीज़ें थी उसको सेम वैसे वापस में ला के देना, ठीक है। आपने क्या किया, आपने किसी का ना चीज़ों को चुरा लिया, ठीक है, या फिर आपने क्या किया, सामने वाले पर्सन को नुकसान किया, ठीक है, तो कोर्ट ऑर्डर देगा कि इस पर्सन का जो आपने चीज़ों को नुकसान किया उसको वापस ला के दो, ठीक है, रिवर्स करके दो चीज़ों को जैसे हो सकता था पहले, ठीक है। रेस्टिट्यूशन इसको बोलते हैं, ठीक है। तो रेस्टिट्यूशन मतलब होता है aims to restore the injured party to their original position before the wrongful act occurred, ठीक है। तो पर्पस क्या होता है, टू अंडो द हार्म कॉज एंड रिटर्न एनी बेनिफिट गेन बाय द रॉन्ग डूअर एट द एक्सपेंस। सपोज आपने किसी से 10,000 रुपये उधार लेके उस 10,000 रुपये का आपने उसको रॉन्गफुली उससे 10,000 रुपये लिया और आपने उसको कहीं पे इन्वेस्ट कर दिया जिससे आपको नुकसान हो गया। अब आप उसके 10,000 रुपये वापस नहीं दे पा रहे, तो कोर्ट ने ऑर्डर दिया कि भाई इसके 10,000 रुपये वापस दो, ठीक है, उसकी पोजीशन को रिस्टोर करो जैसे वो पर्सन था उस फ्रॉड से पहले, ठीक है। तो ये 3 डैमेजेस हैं, ठीक है, या फिर 3 रेमेडीज है। अगर आप कोर्ट के पास जाते हो, आपके साथ टॉट हुआ है, तो 3 रेमेडीज हैं जो आप कोर्ट से मांग सकते हो। सबसे पहला है मॉनेटरी कंपनसेशन, सेकंड है नॉन मॉनेटरी कंपनसेशन। मॉनेटरी कंपनसेशन में आता है डैमेजेस, जो नुकसान हुआ हमें दे दो। डैमेजेस में हमने देखा टाइप्स ऑफ डैमेजेस में, कंपनसेटरी मतलब जितना नुकसान हुआ एक्चुअल वो दे दो। पेनल्टी मतलब रॉन्ग पनिश करना सामने पर्सन को। थर्ड नॉमिनल मतलब छोटे मोटे नुकसान हुआ, उसको कोई सब्सटेंशियल बड़ा हार्म नहीं हुआ है, तो लीगल राइट वॉलिड हुआ, बट उसमें आपको नुकसान जो भी है। स्पेशल डैमेजेस मतलब कि आपका कोई स्पेशल चीज़ था, ठीक है, आपको पैसा नहीं चाहिए, आपको कोई स्पेशल चीज़ चाहिए। जनरल डैमेजेस मतलब कोई क्वान्टिफाई नहीं कर सकते लॉस कितना हुआ है,
ठीक है, कितना पेन हुआ, कितना सफर हुआ सामने वाला पर्सन, उसे कहते हैं जनरल डैमेजेस। सेकंड इंजेक्शन, इंजेक्शन मतलब कोर्ट का रिस्ट्रिक्शन, कोर्ट रोक दे रहा है किसी काम को करने के लिए या फिर किसी काम को करने के लिए बोल रहा है, ठीक है, इसे कहते हैं इंजेक्शन, जो कि प्रोहिबिटेड मैंडेटरी इंजेक्शन हो सकते हैं। रेस्ट्रिक्शन मतलब रिवर्स कर देना या रिटर्न कर देना चीज़ों को, ठीक है, जो पहले था। ठीक है, सेकंड जो क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट जो क्वेश्चन नंबर 7, व्हेन शैल एक्शन लाई फॉर द मालिशियस प्रोसिक्यूशन। मालिशियस प्रोसिक्यूशन के लिए एक्शन कब लिया जाएगा? मालिशियस प्रोसिक्यूशन मतलब होता है कि आप एक पर्सन जो है हु रॉन्गफुली प्रोसिक्यूटेड टू सीक डैमेजेस, ठीक है, आपने उसके अगेंस्ट में या फिर किसी पर्सन के अगेंस्ट में मालिशियसली प्रोसिक्यूशन कर रहे हो, ठीक है, उस पर्सन की गलती नहीं, फिर भी आप उसके अगेंस्ट केस फाइल कर रहे हो, ठीक है, उसको सजा सुना रहे हो, ठीक है, उसको हार्म किया जा रहा है, इसे कहते हैं मालिशियस प्रोसिक्यूशन। तो मालिशियस प्रोसिक्यूशन अगर हुआ तो कब उस पर्सन के अगेंस्ट एक्शन लिया जा सकता है? मालिशियस प्रोसिक्यूशन जो है ये भी एक तरीके का क्या है, टॉट है, ठीक है। सिंपल मीनिंग मतलब बोलो, मालिशियस प्रोसिक्यूशन का मतलब होता है कि किसी के अगेंस्ट में आपने कोई झूठा केस फाइल कर दिया, ठीक है, और उस पर्सन को आपने डिटेन भी करवा दिया जेल में, ठीक है, आपने झूठा केस फाइल किया, इस पर्सन ने आपके साथ गलत किया, बट एक्चुअली उस पर्सन ने आपके साथ गलत नहीं किया था, आपने एक झूठा केस फाइल किया और उस पर्सन को आपने डिटेन करवा दिया, ठीक है, तो वो बाद में जैसे ही एक्विटल छूट के आएगा जेल से, ठीक है, तो वो केस फाइल कर सकता है किस चीज़ के लिए कि आपने उसके अगेंस्ट एक मालिशियस प्रोसिक्यूशन किया, तो उस चीज़ के लिए आप केस फाइल कर सकते हो, ठीक है, कोर्ट से डैमेजेस मांग सकता है, ठीक है। तो मालिशियस प्रोसिक्यूशन का केस फाइल करने के लिए, झूठा केस आपके अगेंस्ट होता है उसका केस फाइल करने के लिए क्या क्या कंडीशन है? सबसे पहले तो आपका लीगल प्रोसीडिंग इनिशिएट मालिशियसली, आपके अगेंस्ट जो लीगल प्रोसीडिंग हुई थी, जो प्रोसिक्यूटर है, ठीक है, रॉन्ग डूअर मस्ट हैव इनिशिएटेड क्रिमिनल और सिविल प्रोसीडिंग विद द मालिशियस इंटेंट, ठीक है, मालिशियस इंटेंट मतलब झूठा इंटेंशन, बैड इंटेंशन के थ्रू उसने आपके अगेंस्ट एक झूठा केस फाइल किया, ठीक है, और एब्सेंस ऑफ कोई रीजनेबल एंड प्रोबेबल कॉज, कोई रीजनेबल रीजन या फिर फैक्ट या फिर प्रोबेबल कॉज भी नहीं था, ठीक है, और कोई रीजनेबल ग्राउंड भी नहीं था, जस्टिफिकेशन भी नहीं था, फिर भी उसने आपके अगेंस्ट केस फाइल किया, एंड द रॉन्ग डूअर मस्ट हैव लेक ऑफ सफिशिएंट एविडेंस, जो रॉन्ग डूअर था, ठीक है, जिसने गलत किया, ठीक है, उसके पास कोई सफिशिएंट एविडेंस नहीं था, जिसकी वजह से उसको जेल हो गई, या फिर बाद में उसको कोर्ट ने ऑर्डर दिया, किसी कोर्ट ने ऑर्डर दिया कि आप क्या कर सकते हो, ठीक है, आपने इसके साथ गलत किया, आप इसको भरपाई करके दो, ठीक है, झूठा केस फाइल किया गया आपके केस, ठीक है, तो कंडीशन क्या, सबसे फर्स्ट कंडीशन है कि लीगल प्रोसीडिंग इनिशिएट की गई मालिशियसली, लीगल प्रोसीडिंग इनिशिएट की गई मालिशियसली। सेकंड कंडीशन है कि एब्सेंस ऑफ रीजनेबल प्रोबेबल कॉज नहीं था, एंड टर्मिनेशन प्रोसीडिंग पे फेवर ऑफ प्लेंटिफ, प्लेंटिफ के फेवर में प्रोसीडिंग टर्मिनेट की गई, ठीक है, जिसने केस फाइल किया गया था, कोर्ट ने प्लेंटिफ के फेवर में ऑर्डर दिया, ठीक है, जिसकी वजह से आपको क्या हुआ, डैमेज हुआ या फिर सफर्ड, आपको लॉस हुआ, ठीक है, उस केस में आपकी रेपुटेशन का लॉस हुआ, आपकी लिबर्टी को लॉस हुआ, ठीक है, आपकी प्रॉपर्टी को लॉस हुआ, आपको डैमेज हुआ किस चीज़ का, आपकी रेपुटेशन का, लिबर्टी का, प्रोसिक्यूशन का, ये कंडीशन है, इस केस में आप मालिशियसली प्रोसिक्यूशन का केस फाइल कर सकते हो, ठीक है। मालिशियस प्रोसिक्यूशन में तो आप झूठा केस फाइल किया किसी ने आपके अगेंस्ट, लीगल प्रोसीडिंग क्या क्या इनिशिएट, लीगल प्रोसीडिंग इनिशिएट की गई मालिशियसली, रीजनेबल कॉज या फिर प्रोबेबल कॉज नहीं था केस फाइल करने का, जो प्रोसीडिंग हुई उसका टर्मिनेशन हुआ फेवर प्लेंटिफ के फेवर में। फोर्थ कंडीशन है डैमेज हुआ आपको किस चीज़ का, रेपुटेशन का, लिबर्टी का, प्रॉपर्टी का, इस चीज़ के लिए आप टॉर्ट में केस फाइल कर सकते हो। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8 है, बहुत ईजी क्वेश्चन बोला है कि कैरेक्टरिस्टिक्स बताना है कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट 1986 से, एक्चुअली में ये रिवाइज हो गया, 2019 आ गया है, ठीक है, तो हम एग्जाम में अगर लेके आएंगे तो प्रॉपर बताएंगे एग्जामिनर को कि हमें आता है, 1986 पहले था, 2019 आ गया। तो कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट 2019 के क्या क्या कैरेक्टरिस्टिक्स है? सबसे पहले तो राइट ऑफ द प्रोटेक्शन, राइट्स प्रोटेक्शन गिवन है कि हमें कंज्यूमर्स को क्या क्या राइट्स हैं, फंडामेंटल कंज्यूमर राइट्स मेंशन है कंज्यूमर प्रोटेक्शन है 2019 में। राइट टू सेफ्टी क्या, ठीक है, हजार्डस गुड्स है उससे सेफ्टी मिल सकती है। राइट टू इन्फॉर्मेशन, आप कोई प्रोडक्ट परचेस करने जा रहे हो उससे पहले सारी इन्फॉर्मेशन कलेक्ट कर सकते हो सामने पर्सन से। राइट टू चॉइस, आपको जो वैरायटी ऑफ प्रोडक्ट एंड सर्विसेज चूज करनी है, जहाँ से भी चूज करनी है आप चॉइस कर सकते हो। राइट टू रिड्रेसल, आपका कोई अनफेयर हुआ है आपके साथ, कोई आपका कंप्लेंट है तो उसको आपको सुना जाएगा, ठीक है, रिड्रेस किया जाएगा, ये राइट दिया गया कंज्यूमर्स को। और क्या क्या कैरेक्टरिस्टिक्स है कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट में, नए एक्ट में क्या क्या मैंने, सिंपल एंड एफिशिएंट प्रोसेस है किसी चीज़ का कंप्लेंट को रिजॉल्व करने का, ठीक है, आप अपना लॉयर खुद हायर कर सकते हो कंप्लेंट को रिजॉल्व करवाने के लिए। नेक्स्ट, एस्टेब्लिश किए गए कंज्यूमर फोरम एस्टेब्लिश किए गए नए एक्ट में, डिस्ट्रिक्ट लेवल पे, स्टेट लेवल पे, नेशनल लेवल पे, ठीक है, जैसे डिस्ट्रिक्ट फोरम एंड स्टेट कमीशन, नेशनल कमीशन। डिस्ट्रिक्ट फोरम जो होगा, अगर कोई क्लेम है, कोई कंप्लेंट है जो 1 करोड़ तक का है तो डिस्ट्रिक्ट फोरम में ये सारी चीज़ आएगी। कोई नेशनल कमीशन है तो अगर 1 करोड़ से लेकर 10 करोड़ तक का जो अगर कोई केस है तो स्टेट फोरम में जाएगा। 10 करोड़ से ऊपर का कोई केस है तो वो नेशनल फोरम में जाएगा, ठीक है, और स्टेट फोरम से अगर कोई अपील जानी तो वो भी नेशनल फोरम में अपील जाएगी। नेक्स्ट जो कैरेक्टरिस्टिक्स है कंज्यूमर प्रोटेक्शन 2019 का, फोकस ऑन कंपनसेशन पर फोकस करता है कि अगर आपने कोई डेफिशिएंसी दी इन सर्विस टू द कस्टमर या डिफेक्टिव गुड्स प्रोवाइड किए, ठीक है, फिर अनफेयर ट्रेड प्रैक्टिस किया, आपने फॉल्स एडवर्टाइजमेंट शो करके कि आप क्या करो, विम यूज़ करो, इसमें है 100 नींबू की शक्ति, बट एक्चुअली वो काम ही नहीं कर रहा है, ठीक है, तो ये आपने क्या किया, अनफेयर ट्रेड प्रैक्टिस किया। तो ये सारा चीज़, ये सारे कुछ नए कैरेक्टरिस्टिक्स हैं किसमें, कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट 2019 में। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 9 बात करता है व्हाट आर द एसेंशियल टू फाइल अ कंप्लेंट बिफोर द डिस्ट्रिक्ट कंज्यूमर रिड्रेसल फॉरम। डिस्ट्रिक्ट कंज्यूमर रिड्रेसल फॉरम आप केस फाइल करना चाहते हो, उसके लिए क्या क्या कंडीशन, सबसे पहले आपके पास एक वैलिड कंज्यूमर कंप्लेंट होना चाहिए, ठीक है, कंज्यूमर का जो कंप्लेंट होना चाहिए वैलिड होना चाहिए, मतलब उसका डिफेक्ट होना, उसके कोर्स में कोई डिफेक्ट है या फिर उसकी सर्विस में कोई डेफिशिएंसी है, ठीक है। आप डिस्ट्रिक्ट कंज्यूमर फोर्म में जा रहे हो, मतलब 1 करोड़ से कम का केस है, ठीक है। मेरा एक केस था कि मेरा एक स्कूटी है, उसकी बैटरी उन्होंने मेरे को गलत, मतलब उनका जो बैटरी था
स्कूटी का, वो अच्छा नहीं था, फॉल्टी बैटरी था, वो अच्छे से चलता नहीं था। ठीक है, तो मैंने कंप्लेंट फाइल किया कंज्यूमर स्टेट कंज्यूमर फोरम में, सॉरी डिस्ट्रिक्ट कंज्यूमर फोरम में मैंने केस फाइल किया। तो मेरे को ग्रीवांस को मेरा जो था उसको सुना गया और उसको रिड्रेस भी किया गया। ठीक है, तो आपके पास एक वैलिड कंप्लेंट होना चाहिए। ठीक है, गुड्स में डिफेक्ट है या फिर सर्विसेज में डेफिशिएंसी है। मॉनिटरी लिमिट आपका जो होना चाहिए वो 1 करोड़ से ज़्यादा नहीं होना चाहिए, क्योंकि आप डिस्ट्रिक्ट कंज्यूमर डिस्प्यूट में केस फाइल कर रहे हो। कंप्लेन मस्ट बी कंप्लेनेंट मस्ट बी कंज्यूमर, जो कंप्लेंट फाइल कर रहा है, जो कंप्लेनेंट है वो कौन होना चाहिए, कंज्यूमर ही होना चाहिए। मैंने ही केस फाइल किया था। रिक्वायर्ड डॉक्यूमेंट क्या क्या कि आप इनवॉइस दे सकते हो, आप उसकी फोटो दे सकते हो कि ये प्रोडक्ट डैमेज है, आप उसका वारंटी अगर कुछ है वो दे सकते हो। ठीक है, इस तरीके से आप चीज़ें उसमें मेंशन अटैच कर सकते हो। और पेमेंट ऑफ प्रिस्क्राइब फी जो भी फीस थी वहाँ पे केस फाइल करने के लिए, ठीक है, आप साथ में लिखो। और साथ में कंप्लेंट भी दे सकते हो आप रिटर्न में कि मेरा नाम ये है, मैंने इसकी दुकान से ये प्रोडक्ट परचेस किया था 4 दिन पहले, और ये प्रोडक्ट एक दिन अच्छा चला, दूसरे दिन से ये ऐसा कलर चेंज होने लगा और ये प्रोडक्ट एकदम से ब्लास्ट हो गया, तो ये इनके गुड्स जो है वो अच्छे नहीं है, जिसकी वजह से मेरे को बहुत ज़्यादा नुकसान हो। इस तरीके से आप कंप्लेंट लिखकर अटैच कर सकते हो। ठीक है, तो आप डिस्ट्रिक्ट कंज्यूमर फोरम में अगर केस फाइल कर रहे हो तो वैलिड आपके पास कंप्लेंट होना चाहिए। मॉनिटरी लिमिट 1 करोड़ का ध्यान रखना है। कंज्यूमर जो होगा वही कंप्लेनेंट होगा, कंप्लेनेंट जो होगा कंज्यूमर होना चाहिए। रिक्वायर्ड डॉक्यूमेंट जो भी आपको लगता है सारा कुछ अटैच कर दो। पेमेंट दो प्रिस्क्राइब फीस का जो भी है केस फाइल करने के लिए, एंड एक रिटर्न कंप्लेंट साथ दो। ठीक है, तो ये तो एसेंशियल था केस फाइल करने का बिफोर द डिस्ट्रिक्ट कंज्यूमर डिस्प्यूट रेजोल्यूशन फोरम। ठीक है, नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 10, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन मेंटेनेंस एंड चैम्पार्टी। चैम्पार्टी एंड मेंटेनेंस में क्या डिफरेंस है, तो बहुत ही ईजी सा डिफरेंस है। पहले तो समझ लेते हैं ये टर्म्स जो है कहाँ पर यूज होता है। जब भी कोई पर्सन केस फाइल करता है, ठीक है, जब भी कोई पर्सन केस फाइल करता है किसी के, सपोज मैं केस करना चाहता हूँ पंजाब नेशनल बैंक के अगेंस्ट, मेरे को पंजाब नेशनल बैंक से इतना दुश्मनी क्यों है मैं बताऊंगा बिल्कुल फिर कभी। ठीक है, मैं केस फाइल करना चाहता हूँ पंजाब नेशनल बैंक के अगेंस्ट, बट मेरे पास पैसा नहीं है। कोई जो कॉस्ट आती है, लॉ कॉस्ट आती है, लीगल कॉस्ट आती है, वो मेरे पास नहीं है। ठीक है, तो क्या करते हैं, मतलब आपको नहीं है आपके पास, तो कोर्ट प्रोवाइड करता है, या फिर कुछ बड़े बड़े लॉयर्स हैं, फिर बड़े बड़े जो वहाँ पे होते हैं, जिसको हम पब्लिक प्रोसिक्यूटर्स बोलते हैं कई बार। ठीक है, तो वो क्या करते हैं, आपको फाइनेंशियल असिस्टेंस प्रोवाइड करते हैं। ठीक है, आप केस लड़ो, वो बोलते हैं कि आप केस लड़ो, ठीक है, और पैसे हम देंगे, कोई फाइनेंशियल सपोर्ट चाहिए होगा हम देंगे। ठीक है, दे में भी आइदर यू इवन योर फैमिली मेंबर भी हो सकते हैं, आपके फैमिली मेंबर भी हो सकते हैं जो कहते हैं कि भाई केस फाइल करो तुम, अगर कोई नुकसान हुआ बाद में या फिर कोई पैसे की जरूरत पड़े तो हम आपको पैसा देंगे। ठीक है, तो ये इसे कहते हैं मेंटेनेंस या फिर चैम्पार्टी। दोनों में डिफरेंस क्या है, डिफरेंस ये है, डिफरेंस समझ लेते हैं पहले। ठीक है, दोनों में असिस्टेंस दिया जाता है सबसे पहले तो। ठीक है, आप यहाँ पे जो मेंटेनेंस है यहाँ पे असिस्टेंस दिया जाता है, बट जो पर्सन जो असिस्टेंस दे रहा है आपको केस फाइल करने के लिए, फाइनेंशियल असिस्टेंस या किसी तरीके असिस्टेंस, ठीक है, उसमें उसका पर्सनल बेनिफिट नहीं होता। वो नहीं कहता कि भाई एक काम करो केस फाइल करो, अगर तुम जीत गए तो मेरे को पैसा देना था, तो ऐसा नहीं बोलता। ठीक है, नो इंटरेस्ट इन आउटकम, जो अगर कोई आउटकम आएगा उसमें उसका कोई इंटरेस्ट नहीं होता। बट चैम्पार्टी में ऐसा होता है कि हम आपको फाइनेंशियल गेन दे रहे हैं, फाइनेंशियल असिस्टेंस दे रहे हैं। ठीक है, बट आपकी लीगल प्रोसीडिंग होगी, उसमें अगर आप केस जीत गए तो उसमें हम आपसे पैसा लेंगे। ठीक है, तो डिफरेंस देख लेते हैं एक बार फिर से। मेंटेनेंस मतलब होता है फाइनेंशियल असिस्टेंस प्रोवाइड करना टू पर्सन को, टू इनेबल देम टू परस्यू अ लॉसूट करने के लिए। तो सपोर्ट हैज अ नो पर्सन इंटरेस्ट, उसमें आपको कोई पर्सन इंटरेस्ट नहीं हो। सपोज मैंने किसी पर्सन को कहा भाई तेरे अगेंस्ट गलत हुआ तो एक काम कर केस फाइल कर। ठीक है, अगर हार गया तो ठीक है, जीत गया तो ठीक है, अपने पास रखे पैसा। बट मैंने अगेन दूसरे पर्सन को बोला कि तेरे अगेंस्ट केस फाइल हुआ, एक काम कर तू केस फाइल कर, अगर जीत जाता है उसका 30% मेरे को देगा पहले। ठीक है, उसे कहते हैं चैम्पार्टी। चैम्पार्टी भी बोलते हैं इसको। एग्जाम्पल होता है फ्रेंड ने हेल्प किया लीगल फीस को, एक फ्रेंड ने हेल्प किया लीगल फीस को पे करने के लिए। ठीक है, तो अब वो फैमिली मेंबर भी हो सकता है। मेंटेनेंस जो है वो जस्टिफाई होता है कहाँ पे, प्लेंटिफ का क्लोज फैमिली मेंबर हो, या फिर जस्टिस वुड बी डिनाइड विदाउट द फाइनेंशियल सपोर्ट। ठीक है, आज का टाइम में तो ऐसे ही होता है। चैम्पार्टी मतलब होता है चैम्पार्टी इन्वॉल्व प्रोवाइडिंग फाइनेंशियल असिस्टेंस टू सपोर्ट द लॉ सूट को सपोर्ट करने के लिए इन द रिटर्न फॉर द शेयर ऑफ लिटिगेशन आउटकम्स। अगर कोई आउटकम आएगा, ठीक है, कोर्ट ने अगर कोई ऑर्डर दिया कंपनसेशन का, तो उसका कुछ पार्ट मेरे को भी मिलना चाहिए। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 9, बोला गया है कि व्हेन अ डैमेज अकर ड्यू टू नेग्लिजेंस एंड व्हाट ग्राउंड मस्ट बी क्लेमेंट प्रेजेंट टू द कोर्ट इन ऑर्डर टू सेटिस्फाई इट फॉर द कॉज ऑफ एक्शन। ठीक है, तो क्वेश्चन सिंपल जो हमने फर्स्ट क्वेश्चन सॉल्व किया था नेग्लिजेंस का, कि कब नेग्लिजेंस माना जाएगा। ठीक है, और कौन कौन से ग्राउंड्स हैं जहाँ पर क्लेमेंट है जो क्लेम कर रहा है वो प्रेजेंट करेगा कोर्ट में कि मेरे साथ नेग्लिजेंस हुआ है, क्या क्या कंडीशन फॉलो करेगा, बताएगा कि भाई माय लॉर्ड सामने वाले की ड्यूटी बनती थी, माय लॉर्ड सुनो मेरे साथ प्लॉट हुआ है, नेग्लिजेंस हो गया मेरे साथ, ये सामने वाले की ड्यूटी बनती थी केयर करने की, उसने उस ड्यूटी का ब्रीच किया। ठीक है, तो सामने वाले की क्या बनती थी, ड्यूटी बनती थी केयर करने, उसने उस ड्यूटी का ब्रीच किया। ठीक है, तो क्लेमेंट मस्ट डेमोन्स्ट्रेट द डिफेंडेंट और अ लीगल ड्यूटी, there is a duty arise with a reasonable person can foresee that their actions might cause harm to other। ठीक है, लीगल प्रिंसिपल क्या है, द नेबर प्रिंसिपल फ्रॉम द डोंक्यू वर्सेस स्टेवेंसन 1932 का केस है। इसमें ये बताया गया था कि जो इंडिविजुअल है उसके पास ड्यूटी बनती है टू केयर टू दोस हु मे बी रीजनेबली अफेक्टेड बाय देयर एक्शन। ठीक है, मतलब इंडिविजुअल की ड्यूटी बनती है कि उसको अपने जो भी एक्शंस हैं उसको इस तरीके से लेने हैं कि सामने वाला पर्सन को नुकसान ना हो, या फिर कोई भी पर्सन अफेक्ट ना हो, नेगेटिवली अफेक्ट ना हो उस एक्शन से, उनके एक्शन से। ठीक है, तो पर्सन की ड्यूटी बनती है केयर करने की, उसने उस ड्यूटी का ब्रीच किया।
ठीक है, और उसको कौशल लेना चाहिए था, सावधानी लेनी चाहिए थी, उसने उसको नहीं देखा और साथ में उसको उसका डैमेज हुआ। ठीक है, उस ब्रीच ऑफ ड्यूटी की वजह से। तो ये नेग्लिजेंस प्रूफ करने के लिए कुछ इंग्रीडिएंट, ये हमने क्वेश्चन नंबर फर्स्ट में भी बहुत अच्छे से डिटेल में पढ़ा था। क्वेश्चन नंबर 10 बात करता है, राइट डाउन द स्टेटमेंट ऑफ ऑब्जेक्ट एंड रीजन टू प्रमोट एंड प्रोटेक्ट द राइट ऑफ द कंज्यूमर। ठीक है, तो राइट ऑफ द कंज्यूमर को, कंज्यूमर्स के राइट्स को प्रमोट एंड प्रोटेक्ट करने के लिए क्या क्या स्टेटमेंट्स आप लिख सकते हो। ठीक है, सबसे पहला स्टेटमेंट है क्वेश्चन नंबर 10 का, ये प्रोवाइडिंग अ मैकेनिज्म टू एड्रेस, ठीक है, कंज्यूमर्स को राइट को प्रोटेक्ट करने के लिए क्या क्या एक्शन या फिर क्या क्या ऑब्जेक्ट या फिर क्या क्या रीजन है आपके पास। ठीक है, तो आप क्या कर सकते हो, ऑब्जेक्टिव ऑफ द कंज्यूमर प्रोटेक्शन लॉ का ऑब्जेक्टिव ये था कि कंज्यूमर्स के राइट को प्रोटेक्ट करना। ठीक है, उनके राइट को सेफगार्ड करना, इंटरेस्ट को सेफगार्ड करना, इंश्योर करना फेयर प्रैक्टिस इन द मार्केट प्लेस। ठीक है, और उनके क्या क्या रीजन क्या क्या है, प्रमोट करना, राइट को प्रमोट करना एंड प्रोटेक्ट करने के लिए क्या क्या आपके पास ऑप्शन है या फिर क्या क्या स्टेटमेंट्स है। सबसे पहले एक मैकेनिज्म प्रोवाइड करना है ताकि हम कंज्यूमर्स के ग्रीवांस को एड्रेस कर पाए, रिड्रेस कर पाए। ठीक है, एंड नेक्स्ट है प्रोटेक्टिंग द कंज्यूमर्स अगेंस्ट द अनफेयर ट्रेड प्रैक्टिस। अगर उनके साथ कोई अनफेयर ट्रेड प्रैक्टिस हो रही है, मिसलीडिंग हो रही है, एडवर्टीजमेंट मिसलीडिंग हो रही है, ठीक है, गलत एडवर्टीजमेंट दिखा के प्रोडक्ट को परचेस करवाया जा रहा है, ठीक है, तो उसको अगेंस्ट भी प्रोटेक्शन दिया जाए कंज्यूमर्स को। ठीक है, एंड प्रमोट करना, कंज्यूमर्स को अवेयर करवाना। ठीक है, किसी प्रोडक्ट्स के रिलेटेड या किसी सर्विसेज के रिलेटेड कि ऐसे प्रोडक्ट्स ना खरीदें, ऐसे सर्विसेज ना बाई करें, उनको एजुकेट करना। ठीक है, इन सब चीज़ों से क्या होता है कि कंज्यूमर्स के राइट्स को प्रोटेक्ट किया जाता है एंड प्रमोट किया जाता है। ठीक है, तो ये कुछ ऑप्शंस है जिसके थ्रू आप कंज्यूमर्स के राइट्स को प्रोटेक्ट एंड प्रमोट कर सकते हो। सबसे फर्स्ट देखा हमने, प्रोवाइड करना मैकेनिज्म टू एड्रेस द कंज्यूमर के ग्रीवांस को, प्रोटेक्ट करना कंज्यूमर्स को अगेंस्ट द अनफेयर ट्रेड प्रैक्टिस एंड प्रमोट करना कंज्यूमर अवेयरनेस एंड एजुकेशन। और क्या क्या एस्टैब्लिश करना कंज्यूमर फोरम्स फॉर द क्विक डिस्प्यूट रिड्रेसल या फिर क्विक डिस्प्यूट रेजोल्यूशन, कि अगर कंप्लेन का कंज्यूमर का कोई कंप्लेंट है तो उसको क्विकली जल्दी से जल्दी रिड्रेस किया जाए, रिड्रेसल किया जाए उसकी कंप्लेंट को, डिस्ट्रिक्ट लेवल पे, स्टेट लेवल पे या फिर नेशनल लेवल पे। एंड इंश्योर करना अकाउंटेबिलिटी एंड फेयर प्रैक्टिसेस। अकाउंटेबिलिटी एंड फेयर प्रैक्टिस मतलब कि आपको जो मैन्युफैक्चरर है, जो सर्विस प्रोवाइडर है, जो कंपनी वाले हैं, उनकी अकाउंटिंग बनती है, उनका उनकी अकाउंटेबिलिटी बनती है, फेयरनेस बनती है कि आप जो भी प्रोडक्ट को बना रहे हो सेफ्टी स्टैंडर्ड के साथ बनाया जाए। ठीक है, आपको कंज्यूमर्स को ध्यान में रखना है, कौन से ग्रुप ऑफ कंज्यूमर्स उसको यूज़ करेंगे, ये सारा कुछ आपको मेंशन करना है, लेबल में मेंशन करना है। ठीक है, इस तरीके से आपकी अकाउंटेबिलिटी बनती है सोसाइटी में। कहते हैं फ्लिप कॉटलर का बहुत ही प्यारा सा कोट है, आई लव दिस कोट, आई लव द वेरी मच। ठीक है, वो बोलता है कि फ्लिप कॉटलर जी बोलते हैं कि वी सेल द प्रोडक्ट इन द सोसाइटी नॉट इन द मार्केट। ठीक है, तो प्रोडक्ट जो है आप सोसाइटी में सेल कर रहे हो, मार्केट में सेल नहीं कर रहे। ठीक है, तो आपको कंज्यूमर्स को ध्यान में रख के चलना पड़ेगा। तो ये कुछ ऑप्शन है जिसके थ्रू आप कंज्यूमर्स का राइट को प्रमोट एंड प्रोटेक्ट कर सकते हो। क्वेश्चन नंबर 11 में बात करता है कि व्हाट आर द नेसेसरी कंडीशन फॉर द लायबिलिटी ऑफ द फॉरेन टॉट। फॉरेन टॉट के लिए लायबिलिटी के लिए कंडीशन क्या है, ये क्वेश्चन हम पहले भी देख चुके हैं कि कंडीशन ये है कि अगर आपने किसी ऐसी कंट्री में फ्रॉड टॉट कर दिया है, मतलब फॉरेन कंट्री में जाकर आपने कुछ ऐसा टॉट कर दिया है, ठीक है, तो उसकी लायबिलिटी के लिए क्या कंडीशन, सबसे पहले कि जिस कंट्री में आपने टॉट किया और जिस कंट्री में आपकी प्रोसीडिंग हो रही है, आपके अगेंस्ट केस फाइल किया जा रहा है, वो दोनों कंट्री में वो एक्शन टॉट जाना चाहिए। ठीक है, द एक्ट मस्ट बी टॉट इन द कंट्री वेयर इट अकर्ड। ठीक है, जहाँ पे वो गलत किया, सपोज आपने फॉरेन गए, फॉरेन में जाके आपने क्या किया, ड्रिंक करके आप ड्राइव कर रहे हो, ड्रिंक एंड ड्राइव इंडिया में क्या है, ऑफेंस है। ठीक है, बट वहाँ पे ऑफेंस नहीं है, जैसे कोई ऐसी फॉरेन कंट्री है। ठीक है, तो उस कंट्री में वो जो काम आपने किया वो टॉट माना जाना चाहिए। अगर टॉट नहीं है तो आपके अगेंस्ट फॉरेन टॉट की प्रोसीडिंग इनिशिएट नहीं हो सकती। सेकंड कंडीशन क्या, एक्ट मस्ट बी टॉट इन द कंट्री वेयर इट इज केस फाइल। ठीक है, जहाँ पे केस फाइल हुआ वहाँ पे वो एक्ट जो होना चाहिए वो टॉट की कैटेगरी में इंक्लूड किया होना चाहिए। सपोज हम एग्जांपल लेते हैं कि कंट्री इंडिया में, जर्मनी में ड्रिंक एंड ड्राइव बहुत ही बड़ा ऑफेंस है, बट आप इंडिया में ड्रिंक एंड ड्राइव ऑफेंस नहीं है, तो आपके अगेंस्ट केस फाइल नहीं होगा। ठीक है, तो जहाँ पे आपने ऑफेंस किया और जहाँ पे आपके अगेंस्ट केस फाइल हो रहा है, दोनों कंट्री में वो एक्शन टॉट माना जाना चाहिए। ठीक है, और जो कोर्ट उस केस को एंटरटेन कर रहा है उसके पास जस्ट जुरिडिक्शन होना चाहिए, उसको एंटरटेन करने के बाद उसके बाद लीगल अथॉरिटी होनी चाहिए। ठीक है, उस केस को सुनने के लिए, उसको डिसाइड करने के लिए। ठीक है, जुरिडिक्शन होनी चाहिए। तो 3 कंडीशन है, हमने पहले भी देखा, इसलिए उसको डिस्कस नहीं करें कि जिस कंट्री में अकर हुआ उस कंट्री में टॉट माना जाना चाहिए, और जिस कंट्री में केस को ट्राई किया जा रहा है उस कंट्री में उसको टॉट माना जाना चाहिए, एंड जुरिडिक्शन होना चाहिए कोर्ट के पास। ठीक है, ये 3 कंडीशन है फॉरेन टॉट को प्रूव करने के लिए। क्वेश्चन नंबर 12 बात करते हैं, एक्सप्लेन द डिस्टिंक्शन बिटवीन द मैलिशियस इनफैक्ट एंड मैलिशियस इन लॉ। ठीक है, मैलिशियस इनफैक्ट एंड मैलिशियस इन लॉ में क्या डिफरेंस है, दोनों में क्या डिफरेंस है। ठीक है, तो मैलिशियस इनफैक्ट और मैलिशियस इन लॉ में डिफरेंस बताना है। ठीक है, कि मैलिशियस इनफैक्ट मतलब ऑन द मोटिव बिहाइंड द एक्ट। ठीक है, एक्ट करने के पीछे आपका मोटिव क्या था। ठीक है, मैलिशियस लॉ फोकस करता है नेचर ऑफ द एक्ट इटसेल्फ, उसका नेचर कैसा है उस एक्ट का। ठीक है, मतलब आप क्या कर रहे हो, मैलिशियस इनफैक्ट मतलब आप फैक्ट जो है वो गलत बता रहे हो। ठीक है, स्प्रेडिंग द रूमर्स आउट ऑफ द स्पाई, रूमर्स फैला रहे हो। ठीक है, किसी के रेपुटेशन को हार्म कर रहे हो, फैक्ट गलत बता के, उसे कहते हैं मैलिशियस इनफैक्ट। जो फैक्ट बता रहे हो मलाइस है, मलाइस मतलब बैड है, गलत है। मैलिशियस लॉ मतलब होता है इंटरफेयरिंग द बिजनेस विद नो वैलिड रीजन। ठीक है, मैलिशियस लॉ मतलब लीगली आप उसको मतलब मना कर रहे हो या फिर लीगली उसको आप नुकसान पहुंचा रहे हो, उसके बिजनेस में इंटरफेयर कर रहे हो बिना किसी रीजन के। ठीक है, द बोथ फॉर्म ऑफ मलाइस आर सिग्निफिकेंट इन डिटरमाइनिंग द नेग्लिजेंट, बट द मैलिशियस लॉ इज अ ब्रॉडर बिकॉज इट अप्लाई वेयर देयर इज अ नो बैड मोटिव। मैलिशियस लॉ में कोई बैड मोटिव नहीं होता, मैलिशियस इनफैक्ट में बैड मोटिव होता है। नेक्स्ट एक केस लॉ है, रेलैंड वर्सेस फ्लेचर का 1868 का केस है, बहुत ही इंपॉर्टेंट केस है, एग्जाम में ये क्वेश्चन बिल्कुल आता है और हमेशा आता है। ठीक है, रेलैंड वर्सेस फ्लेचर डायरेक्ट पूछ लेंगे या फिर स्ट्रिक्ट और एब्सोल्यूट लायबिलिटी पे क्वेश्चन आ जाएगा। ठीक है, तो ये केस था 1868 का, इसमें स्ट्रिक्ट या एब्सोल्यूट लायबिलिटी के बारे में बताया गया था कि अगर आपने कुछ ऐसा किया
गलत किया, आपका इंटेंशन नहीं था वो करने का, ठीक है, बट फिर भी आपको लायबल किया जाएगा, ठीक है, उस काम के लिए इंटेंशन नहीं था फिर भी आपको लायबल किया जाएगा। इसी को कहते हैं स्ट्रिक्ट या फिर एब्सोल्यूट लायबिलिटी। कंडीशन ये है कि आपको ना रेलैंड वर्सेस फ्लेचर का जो केस है इसको प्रूव करने के लिए एक रीड वर्सेस लियोन्स का केस आया था। उसमें बताया था कि अगर आपको रेलैंड वर्सेस फ्लेचर का केस यूज करना है तो आपको दो कंडीशंस को ध्यान में रखना है। पहला है कि आपने आपने क्या किया, अकोमोलेशन किया किसी डेंजरस सब्सटेंसेस का। रेलैंड वर्सेस फ्लेचर जो केसेस का फैक्ट को समझते हैं पहले, ठीक है। इसमें ना एक पार्टी था, एक पर्सन था जो मिल ओनर था, वो उसको वाटर रिजर्व बनाना था, वाटर रिजर्व। तो उसने क्या किया, अपने घर के बेसमेंट में कॉन्ट्रैक्टर को हायर किया और घर के बेसमेंट में उसने एक रिजर्व वाला एरिया बनाया, ठीक है। वहाँ पे वाटर को स्टोर करने लगा, ठीक है, अकोमोलेशन करने लगा वाटर का, ठीक है। और क्या हो गया, एकदम से वो जो रिजर्वेयर था जो अंडरग्राउंड था, उसके घर के नीचे अंडरग्राउंड था, वो रिजर्वेयर बर्स्ट हो गया, ठीक है। रिजर्वेयर बर्स्ट हो गया जिसकी वजह से उसके जो पड़ोस के जो घर हैं उनमें भी पानी चला गया, उनको नुकसान हुआ। तो कोर्ट ने बोला कि आपका इंटेंशन नहीं था ये करने का, ठीक है, फिर भी आपने रिजर्वेयर बनाया, आपने अकोमोलेशन किया किसी चीज़ का जो नेग्लिजेंस के थ्रू, आपका इंटेंशन नेग्लिजेंस नहीं था, ठीक है, सब्जेक्टिव नेग्लिजेंस था, ठीक है, जिसके थ्रू आपने क्या किया, आपका जो रिजर्वियर है वो बस्ट हो गया और सामने वाले पर्सन को नुकसान हुआ। तो इस केस में स्ट्रिक्ट और एब्सोल्यूट लायबिलिटी का जो कंसेप्ट है ये इसी केस में रेलैंड वर्सेस फ्लेचर 1868 में लाया गया था। तो कोर्ट ने बोला कि आपको स्ट्रिक्ट लायबिलिटी माना जाएगा, ठीक है, और आपको भरपाई करनी पड़ेगी इवन थॉ यू हैवन, आपका इंटेंशन नहीं था ये करने का, फिर भी, ठीक है, आपको दोषी ठहराया जाएगा और आपको सबको कंपनसेशन देना पड़ेगा, ठीक है। तो ये फैक्ट था। तो रेलैंड वर्सेस फ्लेचर में की प्रिंसिपल यही है या फिर क्या रूल बताया गया था, रूल ये था कि आपको अगर स्ट्रिक्ट एंड एब्सोल्यूट लायबिलिटी के बारे में बताया गया था कि आपने कोई अकोमोलेशन किया किस चीज़ का, डेंजरस सब्सटेंस का अकोमोलेशन किया, ठीक है, आपने लैंड पे, ठीक है, जिसकी वजह से आपको आपके जो नेबर हैं या फिर और लोगों को नुकसान हो सकता था, अब वो एस्केप हो गया, वो सब्सटेंस क्या हो गया, एस्केप हो गया, ये बर्स्ट हो गया, ये टूट गया या कुछ हो गया जिसकी वजह से आपके जो नेबर की प्रॉपर्टी उसको भी डैमेज हुआ। और आपने यूज़ किया लैंड का नॉन नेचुरल, नेचुरली यूज़ नहीं किया, आपने नॉन नेचुरल यूज़ किया, आप लैंड का यूज़ कर रहे थे रिजर्वियर बनाने के लिए, आपने नेचुरल यूज़ लैंड का नहीं किया था, ठीक है, और उसमें स्ट्रिक्ट लायबिलिटी का कंसेप्ट अराइज होगा, ठीक है। तो रेलैंड वर्सेस फ्लेचर में जो रूल आया था स्ट्रिक्ट और एब्सोल्यूट लायबिलिटी का, इसमें बताया था कि आपका इंटेंशन नहीं भी होगा फिर भी आपको लायबल किया जाएगा। कंडीशन क्या है कि आपने क्या किया, कोई भी ऐसा एक्सीडेंट किया, मतलब आपने अकोमोलेशन किया डेंजरस सब्सटेंसेस का, वो एस्केप हो गया जिसकी वजह से नेचुरल, और आपने नेचुरल यूज़ भी किया लैंड को और लोगों को हार्म हुआ, ठीक है। तो इसके कुछ एक्सेप्शंस भी हैं, ठीक है, जहाँ पे उसका इंटेंशन नहीं था, ठीक है, पर्सन का इंटेंशन नहीं था फिर भी उसने वो काम किया और लोगों को नुकसान भी हुआ, ठीक है, लोगों को नुकसान भी हुआ, ठीक है, पर उसको भरपाई नहीं करना पड़ेगा। एक्सेप्शंस है रूल ऑफ स्ट्रिक्ट एंड एब्सोल्यूट लायबिलिटी का, ठीक है। एक्सेप्शन क्या है कि डैमेज ड्यू टू नेचुरल कॉज ऑफ एक्शन, ठीक है, उसने क्या किया, नॉन नेचुरल, यहाँ पे लिखा है कि अगर आपने नॉन नेचुरल यूज़ किया लैंड का, ठीक है, तो उस केस में आपको क्या करना पड़ेगा, टॉट अप्लाई होगा, स्ट्रिक्ट नेचुरल लायबिलिटी, ठीक है, टॉटिस लाइफ आपको अप्लाई होगा। बट आपने नॉन नेचुरल नहीं, आपने नेचुरल यूज़ किया था लैंड का, ठीक है, तो उस केस में आपके ऊपर ये जो स्ट्रिक्ट लायबिलिटी है इसका रूल अप्लाई नहीं होगा। या फिर आपने जब ये बना रहे थे रिजर्व या फिर ऐसा कोई सब्सटेंस एक्युमुलेट कर रहे थे, इकट्ठा कर रहे थे, उस केस में आपने प्लेंटिफ से कंसेंट ले लिया था, प्लेंटिफ मतलब अपने आसपास के लोगों से कंसेंट ले लिया था कि देखो भाई मैं यहाँ पे एक प्लांट सेटअप करने जा रहा हूँ जिसकी वजह से कुछ सब्सटेंस, केमिकल सब्सटेंस रिलीज हो सकते हैं जिसकी वजह से नुकसान हो सकता है लोगों को, कि मैं यहाँ पे बनाऊँ। तो लोगों ने कहा कि हाँ ठीक है बना लो, कोई इशू नहीं, तो सबने अपनी कंसेंट दे दी, तो उस केस में भी आपको आपके ऊपर ये जो रूल है अप्लाई नहीं होगा। नेक्स्ट है एक्ट ऑफ द थर्ड पार्टी, यहाँ पे ये एक्सेप्शन शायद गिवन है, ठीक है, सॉरी, एक्ट ऑफ द गॉड या फिर एक्ट ऑफ द थर्ड पार्टी। एक्ट ऑफ द गॉड मतलब गॉड ने कुछ ऐसा किया, गॉड के सर्कमस्टेंस, सपोज आप रिजर्वियर बनाया होता, आपने वाटर स्टोर किया होता, बट आप भूकंप आया जिसकी वजह से आपका इंटेंशन नहीं था, भूकंप आया वो सारा बर्स्ट हो गया, ठीक है, उस केस में आप लेवल नहीं होंगे, ठीक है। या फिर एक्ट ऑफ द थर्ड पार्टी, एक्ट ऑफ द थर्ड पार्टी मतलब मैंने रिजर्वेयर बनाया, ठीक है, और मेरी वजह से नुकसान नहीं हुआ, किसी तीसरे बंदे की वजह से हमारे नेबर्स को या फिर बाकी लोगों को नुकसान हुआ, तो मैं भी उस केस में लायबल नहीं हूँ कि मैंने नहीं किया ना, किसी तीसरे पर्सन ने किया तो वो लायबल होगा, ठीक है। कोई स्टैट्यूटरी अथॉरिटी है, ठीक है, स्टैट्यूटरी अथॉरिटीज मतलब समटाइम्स पब्लिक बॉडी जो होती है स्टोरिंग द वाटर गैस इलेक्ट्रिसिटी लाइकली टू बाय स्टेचूज एग्जाम कर सकती है लायबिलिटी, कि आप कह सकते हो कि वो खुद बोल सकती है आप इतना स्टोर करके रख सकते हो, ठीक है। इस तरीके से एक्सेप्शंस हैं, यहाँ पे ज़्यादा एक्सेप्शंस इस नोट्स में गिवन नहीं है, ठीक है। तो हमने क्या क्या एक्सेप्शंस पढ़े, ठीक है। एक तो एक्सेप्शंस क्या कि डैमेज ड्यू टू नेचुरल यूज़ ऑफ लैंड, यहाँ आप क्या कर रहे हो, लैंड का नेचुरल यूज़ कर रहे थे, कंसेंट थी प्लेंटिफ की, थर्ड है एक्ट ऑफ द थर्ड पार्टी, फोर्थ है एक्ट ऑफ द गॉड, और फिफ्थ है स्टैट्यूटरी अथॉरिटी थी, लॉ के थ्रू या फिर गवर्नमेंट डिपार्टमेंट ने आपको कहा था कि आप मेंटेन करके रख सकते हो। एंड एक और एक्सेप्शन होता है एस्केप ऑफ ड्यू टू द प्लेंटिफ्स ऑन डिफॉल्ट, जो गलती हुई है प्लेंटिफ की वजह से हुई है। प्लेंटिफ मतलब होता है कि जिसने कंसेंट दिया था या फिर जो नेबर्स हैं आसपास के, ठीक है, उनकी गलती की वजह से वो जो लॉस हुआ है या फिर जो बर्स्ट हुआ है सब्सटेंस, वो उनकी गलती की वजह से ही हुआ है, ठीक है। उसके इसमें प्लेंटिफ खुद ही सामने वाला पर्सन लायबल, डिफाइनेड लायबल नहीं होगा। दैट्स इट फॉर दिस सेशन, ठीक है। नेक्स्ट सेशन में हम फर्दर कंटिन्यू करेंगे, डिफरेंट क्वेश्चंस को टच करेंगे। अभी के लिए